सर हेलो सर। कोई कुछ कहना चाहता है? सर बोल रहे हैं एशियन हिस्ट्री नहीं पढ़ाई है क्या? एंशियंट हिस्ट्री? जी। एंशियंट और मेडिवल? जी। एंशियंट और मेडिवल तो कवर नहीं करेंगे, आर्ट एंड कल्चर कवर करेंगे। एंशियंट और मेडिवल एज सच उसका सिलेबस है, उसका भी हिस्सा नहीं है। और दूसरा पक्ष मतलब किया जाना अगर उसको जरूरी भी है तो वो ना बड़ा एग्जॉस्टिव है। एंशियंट और मेडिवल ये दोनों मतलब हिस्ट्री का ये वाला हिस्सा करने में जो रिसोर्स है वो काफी समय जो है वो काफी लगेगा, और जो हमारे को रिजल्ट उससे है वो रिलेटिवली कम है। फिर भी मैं आप लोगों से कहूंगा कि आप लोग हिस्ट्री का, जैसे इस बार हिस्ट्री के काफी क्वेश्चन थे, तो आप लोग हिस्ट्री जरूर इस बार एक बार देख लीजिएगा। सर कल की रिकॉर्डिंग क्लासेस नहीं है क्या? ओके। हेलो। कल की रिकॉर्डिंग अभी अपलोड नहीं हुई होगी तो वहां पर नहीं मिलेगी आपको, मैं कर दूंगा। ओके सर। अच्छा, अभी जो है मैं भी ये चीज सोच रहा था कि हमने कर क्या क्या दिया अभी तक और करना क्या क्या है। हमने IER कर लिया, हमने मॉडर्न इंडिया कर लिया, इकोनॉमी लगभग खत्म कर ली है। मुझे लगता है कि हम इसे थोड़ा ड्रैग कर रहे हैं, इसे इसे खत्म किया जाना चाहिए। अच्छा, फिर हमें अगले उसमें साइंस एंड टेक, पॉलिटी, ज्योग्राफी और क्या बचा? पॉलिटी, ज्योग्राफी और लॉजिक एनवायरमेंट। ज्योग्राफी एंड इकोलॉजी एक साथ जोड़ देता हूँ। ठीक है, यही करने बाकी, ये करने रह गए ना करंट। ठीक है, ये रह गया करना। ठीक, और कुछ तो नहीं छूट रहा? मतलब हम ये सारे करेंगे, इसके बियॉन्ड सी सेट हम ओके। मैं एजेंडा में ले लेता हूँ, कह कुछ नहीं सकता कि कितना इसे करा पाऊंगा नहीं करा पाऊंगा। किसी और को बोलूंगा मैंने। इंटरनल सिक्योरिटी। इंटरनल सिक्योरिटी अलग से कुछ जरूरत नहीं, करंट में जितना कवर हो जाएगा बहुत है। इंटरनल सिक्योरिटी में क्या करेंगे? इंटरनल सिक्योरिटी तो थोड़ा सा भी आप ढूंढेंगे तो भी हो जाएगा। व्हाट इज इंटरनल सिक्योरिटी? क्या होता है इंटरनल सिक्योरिटी? बताओ। आंतरिक सुरक्षा। हेलो। हेलो सर। वो तो हिंदी हो गई मतलब। हेलो सर। हम्म सर आंतरिक सुरक्षा का सामान्य अर्थ एक देश की अपनी सीमाओं के भीतर की सुरक्षा से है सर। और उसमें क्या होना चाहिए कि मतलब भारत में अगर मैं कहूँ आंतरिक सुरक्षा पढ़नी है तो क्या क्या पढ़ूंगा, उसके टॉपिक क्या क्या होने चाहिए? सर सर जिसमें पारंपरिक युद्ध की बजाय हम सिक्योरिटी हो सकता है। ये इंटरनेट सिक्योरिटी हो सकता है क्या? और सिक्योरिटी हो सकता है, बिल्कुल साइबर सिक्योरिटी। सर केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल सार्वजनिक क्षेत्र के। बिल्कुल। ये देखो, एक तो अगर मेरे को इंटरनल सिक्योरिटी में जो समझ आता है तो क्या क्या पढ़ना चाहिए, पढ़ना होगा। एक तो जितने ये 4 5 6 छोटे छोटे फोर्सेस हैं, जो जैसे होम मिनिस्ट्री ऑफ होम के अंदर आने वाले जो फोर्सेस हैं, PSF, CISF, CRPF और कौन कौन सा होता है? NIA। ITBP, हाँ NIA, RAF।
RAS और सर रो भी इसके अंदर आता है। कैसे रॉ आएगा, बिल्कुल आएगा। रॉ, CBI, IB, CBI, ठीक है। ये हो गए डिफेंस के, मतलब ये हो गए मूविंग ऑर्गेनाइजेशन। फिर एक आएगा इसमें इश्यूज, कि हमारे इंटरनल सिक्योरिटी के क्या क्या इश्यूज है, क्या क्या इश्यूज है हमारे इंटरनल सिक्योरिटी में। नक्सलिज्म, टेररिज्म। सर नक्सलिज्म का सर कोबरा रेजिमेंट। हाँ वो सब आ जाएगा, मतलब जितने और भी छोटे बड़े फोर्सेस अगर कोई आएंगे वो सब यहाँ आ जाएंगे। मतलब बेसिकली इनके बारे में थोड़ा थोड़ा आपको पता होना चाहिए, क्योंकि जो सिक्योर कर रहा है उसके बारे में पता होना चाहिए। फिर नॉर्थ ईस्ट का जो एक्सट्रीमिज्म है वो आएगा। सर ऐसा सर SRG सर SRG इंटरनल सिक्योरिटी की एक बुक आती है सर मैकग्रा हिल की, वो भी काफी अच्छी है, अशोक कुमार जी ने की लिखी हुई है, IPS रहे हैं वो। तो वो पढ़ लीजिए, नहीं तो इसे इतना पढ़ लीजिए, ये सब में समझ लीजिए कि आप पढ़ना क्या है। सर विजन का नोट्स बहुत अच्छा है सर इस। कम्युनलिज्म पढ़ लीजिए, और ये ठीक है, विजन के नोट्स मेरे को ठीक लगते हैं, अगर मैं रिकमेंड करूं, क्योंकि कॉम्प्रिहेंसिव भी होते हैं। हम पढ़ने को अगर एक्सटेंसिव पढ़ना चाहते हैं तो एक बुक पढ़ सकते हैं, जैसे इन्होंने रेफर किया, शायद मेरे को ज़्यादा आइडिया नहीं है, तो वो कर सकते हैं। अगर आपको केवल ओवरव्यू लेना है, क्योंकि प्री में आपका एक ऑब्जेक्टिव ये भी हो सकता है कि मुझे अभी सिर्फ ओवरव्यू लेना है। मेंस में आपको ज़्यादा थ्योरेटिकल नॉलेज अच्छी होनी चाहिए, बट प्री में अगर आपको केवल ओवरव्यू भी है, क्योंकि अभी आपको और भी बहुत सारे सब्जेक्ट पढ़ने हैं ना, तो आपको फिर प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से जैसे कुछ नोट्स उठा के, विजन के नोट्स ठीक होते हैं, कॉम्प्रिहेंसिव होते हैं, पर कई सारी चीज़ों में मिसिंग बहुत होती हैं, वो बहुत ज़्यादा कंटेक्चुअलाइज कर लेते हैं। आज के समय में जो भी चीज़ होगी वही बताएंगे, पुरानी जो चीज़ हो चुकी होगी अगर वो न्यूज़ में नहीं है तो नहीं बताएंगे। वो थोड़ा मुझे वहां पे फ्लिप साइड लगता सर है। इस बार फिर 365 PT जो आता है विजन का, उसमें से एक भी क्वेश्चन मैच नहीं हो रहा था। इस बार तो खैर पेपर जो है ऑल टुगेदर डिफरेंट लेवल पे गया। इस बार का पेपर बिल्कुल ही डिफरेंट लेवल पे गया था। इस बार करंट के भी क्वेश्चन कम आए थे ना, इसलिए कोई भी क्वेश्चन नहीं आया था, लगभग ना के बराबर क्वेश्चन आए थे। इसीलिए कह रहा हूँ कि आपको हमेशा ना, देखो, हमें अपनी पढ़ाई का स्तर डाइवर्स रखना चाहिए, हमें किसी एक तरफ नहीं जाना चाहिए कि हम कभी कभी करंट को ही पढ़ लें और ये सोचे कि नहीं नहीं अब तो स्टैटिक नहीं आएगा, क्योंकि पीछे कुछ समय में ये धारणा डेवलप होने लगेगी थी कि स्टैटिक पढ़ने की कोई जरूरत है नहीं, सब कुछ करंट से ही आता है। तो ये धारणा इस बार के पेपर में लगभग पूरी तरह धराशायी हो गई, क्योंकि करंट के गिनती के भी क्वेश्चन नहीं थे, शायद 2-4 क्वेश्चन में मुझे तो ध्यान नहीं आ रहे हैं कि थे। तो जिसका सर पुराना स्पोर्ट्स से था, सर स्पोर्ट्स से क्वेश्चन था करंट में। क्वेश्चन वो उनको छोड़ दिया जाए तो कहाँ क्वेश्चन थे, सब पुराने जिस तरीके के से जो स्टैटिक पोर्शन के क्वेश्चन थे वो ज्यादा थे। तो ये तो एक नॉर्मल फिनोमेना है यूपीएससी के लिए, मतलब बिल्कुल सामान्य बात है, कुछ भी इसमें सामान्य नहीं है। क्योंकि हम अपने यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें ना, पेपर सेट करने वाले के लिए, अगर आप इम्तिहान लेने वाले हैं और आपको पता है कि भैया ये सब बच्चे ये रट्टा मार मार के चले आ रहे हैं, सब ये कि जो है यूपीएससी ये जितना कोचिंग्स हैं और सब सिस्टम्स हैं, ये इनको रट्टा मार मार के ये फेल रहे हैं, तो वो उसे अगर क्वालिटी स्टूडेंट देख लें तो वो क्या करेगा, वो अपना पैटर्न चेंज करता रहेगा, स्वैप करेगा। आप अगर थोड़े से अपने एकेडमिक्स को डायनामिक कर दें, क्योंकि ये ध्यान रखिए जब तक स्टैटिक नहीं समझेंगे तो आज का प्रेजेंट नहीं समझ आता है। प्रेजेंट में अगर हम कोई भी इशू को समझ रहे हैं कि ये हो रहा है इसमें, तो वो तब तक नहीं समझ आ सकता जब तक आपको उसका पुराना कॉन्टेक्स्ट, उसको ओवरऑल कॉन्टेक्स्ट ना पता हो। जैसे हमने एलपीजी की बात करी, प्राइवेटाइजेशन की बात की, और सवाल रेलवे के प्राइवेटाइजेशन का हो सकता है, परंतु जब तक एक वाइडर कॉन्टेक्स्ट में और इंटरनेशनल कॉन्टेक्स्ट में आप उसे नहीं देखोगे
तब तक आप उसे अप्रिशिएट नहीं कर पाओगे कि उसका क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है दोनों साइड की, क्योंकि हमारे कई बार पूर्वाग्रह भी हो सकते हैं, कई बार सही पूर्वाग्रह भी हो सकते हैं, कई बार गलत भी हो सकते हैं। तो ये विषय और कई चीजें ऐसी रहती है जो शोध का विषय हमेशा रहती है, रिसर्च के टॉपिक्स है। हम किसी भी थॉट से अपने आप को जैसे हाँ, खासतौर में हम लोग इंडिया में वी हैव दिस टेंडेंसी टू स्टिक टू अ थॉट, जो कि अच्छी चीज नहीं होती है। हमें कोई भी चीज नई कोई बोले जो हमें अच्छी ना लगे तो हम बिल्कुल उफन जाते हैं, 2 मिनट में बिखर जाते हैं। भारत में ये ट्रॉल वाला एक कॉन्सेप्ट है कि अगर कोई डिफरेंट मत रख देगा, आप भारत में कोई भी डिफरेंट थॉट की बात कह नहीं सकते हैं, कह सकते हैं लोग जान खा जाएंगे, ऐसे कैसे कह दिया आपने, आप तो देशद्रोही हैं, आप क्या हैं? सर बहुत सारे लोग कहते हैं भी अभी अभी अच्छा, कंगना रनौत का भी एक स्टेटमेंट आया, वो भी कंगना रनौत का स्टेटमेंट के अलावा कुछ और भी स्टेटमेंट रहते हैं। कई लोग जो ठीक भी बात कर रहे थे, जैसे अभी वो वीरदास की बात आई, ही जस्ट सेड कि दैट वी हैव टू इंडिया, और ये बहुत पुराने हमारे एक्सेप्टेड थॉट है, दैट्स अ रियलिटी आल्सो। मतलब ये बातें तो हम भी करते हैं आपस में कि इंडिया में 2 चीज, जब तक हम प्रॉब्लम को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, हम प्रॉब्लम को क्रिएट ना करें। देखो, चापलूसी करना और उसको बोलना, सच को बोलना, ये दोनों में अंतर है। मैं आपको खुश करने के लिए, आप मुझे खुश करने के लिए, चापलूसी करने के लिए, कुछ गेन करने के लिए आप कुछ बोल रहे हैं, या सिर्फ कंट्रोवर्सी में रहने के लिए, तब बात दूसरी है। मगर आप एक वाइडर नेशनल इंटरेस्ट में कोई चीज बोल रहे हैं, जब कोई आदमी ये बोलता है कि भारत के अंदर में दो इंडिया है, जो कि हम बहुत लोग बोलते हैं, एक इंडिया है, एक भारत सर है। उस पे वीरदास कभी कभी नेक्स्ट स्टेटमेंट भी आया, जब मैं गांधी वाले भारत से आया हूँ सर, उस पे भी वो हुआ है अभी। हाँ, तो मतलब वो तो उस तरीके की बात है भी ना, मतलब क्योंकि इंडिया में ये रियलिटी है कि हम लेकिन लोग सर कहीं ना कहीं उनके बात से सहमत आदमी कुछ हद तक है सर, वीरदास जो बात बोल रहे हैं। मैंने वैसे सुना नहीं है, सुना कि ऐसे कुछ कंट्रोवर्सी, मैं ये सब चीज में पढ़ते नहीं नहीं सर, करता। मैंने वो बात उनके कही थी, देखा है, तो कहीं ना कहीं वो सहमत है सर उस बात से। जो बात सही हो, देखिए बात हमारी पर्सनल सहमति असहमति की नहीं होनी चाहिए, बात एक इफेक्ट की भी होनी चाहिए। अगर हम इस बात को सहमत होंगे कि भारत में 2 भारत हैं, ठीक है, इंडिया में ऐसे भी लोग हैं जो बहुत मतलब जिनके लिए दुनिया बिल्कुल डिफरेंट है, शायद बहुत अच्छी इनकम होगी, सारी सुख सुविधाएं हों और सब कुछ हो। एक दूसरा भारत भी है जो बहुत ज्यादा जो मुसीबत में है, जो हमेशा समस्याओं से जूझ रहा है। अगर हम इस बात को कहते हैं तो इसका क्या अर्थ है, क्या उसका मंशा है? चलो सर, इस पे उनका कहने का मतलब सर यही था सर, अभी हाल फिलहाल में सर गुजरात में सर नथुराम गोडसे का एक वो उनका जो वो है डमी कंट्रोवर्शियल लगाया गया सर। नहीं जाते हैं पद्धति की फालतू के इधर उधर, क्योंकि अलग अलग तरीके अपॉर्चुनिटी को है कह भारत। सकते हैं। परंतु इतना मैं जरूर मानता हूं कि अगर आप ये चीज कहते हैं, ऐसा मानते हैं, तो आप एक कंसर्न रखते हैं उन लोगों के प्रति जो किसी भी कारण से, चाहे वो ऐतिहासिक कारण हो, सामाजिक कारण हो, आर्थिक कारण हो, क्षेत्रीय कारण हो, उनके कारण वो पीछे छूट गए हैं। और आपकी एक इच्छा है, आपकी एक मंशा है कि हाँ, उन लोगों की भी सुनवाई होनी चाहिए, कि जो कि पूरी तरीके से एक तर्कपूर्ण बात है, संवेदनशीलता की बात है। तो ऐसे में हमें उन बातों में जरूर अंतर कर रख लेना चाहिए जिनमें एक संवेदनशीलता है, और एक फालतू का जो हम के जिसका कोई अर्थ नहीं है। कई बात हम कुछ बस ऐसे कहने के लिए, कंट्रोवर्सीज क्रिएट करने के लिए, अटेंशन ड्रॉ करने के लिए करते हैं। उन दोनों में अंतर किया जाना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। खैर, ये सब जो है राजनीतिक विवाद हैं, हमें इनसे थोड़ा दूर रह के अपने काम पर अधिक फोकस करना चाहिए। तो हमने कल बात की थी, आप लोग मुझे चाहते हैं कि मैं नीति आयोग दोबारा डिस्कस करूं, या आप लोग कर लेंगे? नीति आयोग जो है, हम जहां पर हेलो थे, सर।
सर एक हाँ बार और कर दीजिए। सर एक क्वेश्चन था मेरा। चलो चाह रहा था वैसे कि आप लोग खुद करें, पर चलो अब हमने क्या किया तो कर देता हूँ। हेलो सर। हाँ बोलो दोस्त। सर आरबीआई एकीकृत लोकपाल योजना जो अभी हाल ही में हमारे पीएम ने उसका उद्घाटन किया था, उसके बारे में समझा दीजिए। क्या क्या दोबारा बोलो। आरबीआई एकीकृत लोकपाल योजना। एक्सेसरी आरबीआई इंटीग्रेटेड ओम्बड्समैन स्कीम। अच्छा, ओम्बड्समैन स्कीम की बात कर रहे हो आप। यस सर, यस सर। ठीक, ये आप लोग नोट कर लिए, कहीं आएगा भी हम आगे कहीं से पढ़ लेंगे। आरबीआई ओम्बड्समैन स्कीम एक विशेष योजना है, योजना नहीं मतलब एक विशेष अधिकारी है असल में बैंकिंग सिस्टम में। ठीक है, बैंकिंग एक ऐसा सिस्टम है, एक ऐसी चीज है जिसमें बहुत सा पब्लिक इंटरफेस है। ठीक है, रादर पूरा का पूरा ही पब्लिक इंटरफेस है। हम अपना पैसा जमा करते हैं, पैसा निकालते हैं, लोन लेते हैं, देते हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें करते हैं, सर्विसेज लेते हैं। बैंक का काम हमें सर्विस देना होता है। बैंक हमें सर्विस देता है, हमसे वो पैसा ले लेता है। ठीक है, पैसे के बदले में हमें सर्विस हम उससे खरीदते हैं, एक तरह से हम ये कह सकते हैं बैंक से हम सर्विसेज खरीदते हैं, कोई सी भी सर्विसेज, तमाम तरीके की जितनी सर्विसेज हैं। अब इन सर्विसेज को लेते समय कई बार हम जो है डिससेटिस्फाइड बैंक से हो सकते हैं। हम बैंक के किसी काम से जो उसको करना चाहिए वो उससे डिससेटिस्फाइड हो सकते हैं, या बैंक अपने काम को इनएफिशिएंटली कर सकता है, बैंक के अधिकारीगण, या नियम के अनुरूप ना करे, इनएफिशिएंटली या नियम के अनुरूप ना करे। तब आपके पास क्या रास्ता है? सर हम ओम्बड्समैन को कंप्लेन Ombudsman, करते हैं। अब जैसे जो बैंकिंग का के शिकायत है, आपने लोन लिया, आपको नहीं दिया गया, आपने चेक जमा किया, पैसा जमा नहीं किया, खाते में नहीं दिखाया, कई बार इन सारी छोटी छोटी चीजों के बड़े खतरनाक प्रभाव हो सकते हैं। आपने किसी को चेक दिया था, वो चेक कैश नहीं हुआ, आपने मान लीजिए पढ़ाई एजुकेशन के लिए कहीं एडमिशन हो गया आपका, आपको उसकी फीस जमा करनी है, आपने एक फीस जमा कर दिया, आपके पैसे बैंक में पैसा भी था, और वो फीस का चेक बैंक ने लौटा दिया, वो उसने बाउंस कर दिया किसी भी कारण से। कई बार बैंक बहुत फर्जी फर्जी कारणों से भी कर देते हैं। ठीक है, अधिकारीगण उनके अपने अपने कारणों से कर देते हैं। ऐसे में मान लीजिए आपका कॉलेज का वो नुकसान हो गया, कॉलेज ने आपको बाहर निकाल दिया कि आपका फीस का पैसा नहीं आया है, आपने समय से फीस जमा नहीं करी, 30 तारीख लास्ट डेट थी, आपने 20 तारीख, 25, 30 तारीख को, 29 तारीख को चेक जमा कर दिया, ये मानते हुए कि भाई मैंने तो सही से अपना चेक जमा कर दिया, ये खाते में पैसा है, अब ये निकल जाएगा, मेरी फीस जमा हो जाएगी। अब वो पैसा जो है बैंक ने वापस कर दिया, चेक रिटर्न कर दिया किसी भी कारण से, और जो है वो पैसा जमा नहीं हुआ, कॉलेज ने आपको कॉलेज से बाहर कर दिया क्योंकि आप लास्ट डेट तक अपनी फीस जमा नहीं कर पाए थे। अब आपको तो बड़ी गुस्सा आएगी कि यार ये क्या मजाक है, मेरे को कितनी परेशानी हो गई। ऐसे में ये शिकायत लेकर आप कहाँ जाएंगे? सर हर बैंक का सर एक ऐसा सर्कल ऑफिस होता उपभोक्ता है। आप ये शिकायत लेकर कहाँ जाएंगे? सर सर्कल सर ऑफिस में बैंक कंप्लेन मैनेजर करते के पास। ब्रांच मैनेजर तो सुनेगा सर। नहीं, उसने तो खुद ही बाउंस किया, वो अपनी गलती क्यों मानेगा? कौन गलती अपनी मानता है? हम हमारे यहाँ इस कल्चर तो होता भी नहीं है कि हम अपनी गलती माने। सर सर्कल ऑफिस जाएंगे, सर सर्कल ऑफिस। मान लीजिए वहां भी किसी ने सुनवाई नहीं ऑनलाइन ओम्बड्समैन को शिकायत करेंगे। सर की, सर्कल मैक्सिमम लिखेंगे। वहाँ प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है सर। मान लो ना हो कोई सर्कल ऑफिस, भाई सर्कल ऑफिस तो उस बैंक का सर्कल ऑफिस है ना, यस उस सर। बैंक का सर्कल जहाँ ऑफिस है, वो तो भाई बैंक वाले लोग ही हैं, वो नहीं। और वो सुलझाने में भी क्या करेंगे? मान लो सुलझाने में आपको ज्यादा ज्यादा है, ये कह देंगे कि अच्छा ठीक है, आप हम चेक कैश कर देते हैं, अब आप जमा नहीं कर सकते, ये कॉलेज ने कहा अब तो लास्ट डेट हो गई, अब नहीं लेते हम आपका चेक, आप तो गए कॉलेज से बाहर, आपका तो नुकसान हो गया ना।
एक प्लेटफॉर्म हो तो सकता फिर है सर ऐसे बहुत सारे कैसे आए सर? कंज्यूमर फोरम एक हो सकता है कि कंज्यूमर फोरम में चले जाए, ये भी एक संस्थान हो सकता है। तो ऐसे में परंतु कंज्यूमर फोरम इसके लिए बहुत एक्सपर्ट संस्थान नहीं है। बैंकिंग के कई सारे नॉर्म्स हैं जो उनको नहीं पता होते हैं, या आप कोर्ट जा सकते हैं, वो जो सिविल कोर्ट जिसकी हम बात कर रहे थे कि हम चलो कोर्ट में केस कर देते हैं बैंक के ऊपर। सर क्या हम आरबीआई से शिकायत कर सकते हैं डायरेक्टली कि इस बैंक से ऐसे हुआ? अभी आते हैं तो जैसे हम सिविल कोर्ट भी जा सकते हैं। अब सिविल कोर्ट जाएंगे तो क्या दिक्कत आएगी? टाइम बहुत लगेगा सर सर, वहाँ वो पे निर्णय फी आने में। ज्यादा होता है। पता चला इस अभी जो आपने अभी वो किया, जब आप रिटायर होने वाले होगे तब तक भी उसका फैसला नहीं आएगा, मतलब बैंक भी खत्म हो गया तब तक, सर या सर आप इसका डायरेक्ट सर ठीक है। तो इसका हम सोल्यूशन सर एक मिनट हम लोग थोड़ा सा सभी धैर्य से बोलेंगे, बाकियों को सभी को बोलने का मौका मिलना चाहिए। तो हम बैंक में सिविल कोर्ट में गए और सिविल कोर्ट में भी नहीं कर पाए। कंज्यूमर फोरम में गए, वो कहते हैं कि जी हमारे पास एक तो अधिकार नहीं है और ना समझ है, तो यहाँ भी नहीं जा सकते। बैंक सुनता नहीं है। तो ऐसे में एक सिस्टम बनाया गया कि भाई जो उपभोक्ता है, बैंक का उपभोक्ता है, वो अपनी सर्विसेज में जो डेफिशिएंसीज होती हैं, बैंकिंग सर्विस, यहाँ केवल बात बैंकिंग सर्विस की हो रही है, इसके अलावा कोई और सर्विस होगी उसके लिए हम जिम्मेदार नहीं है, पर बैंकिंग से रिलेटेड सर्विस है, ठीक है, बैंकिंग से रिलेटेड सर्विस कोई होगी तो उसके लिए आरबीआई ने एक विशेष संस्थान बनाया है जिसका नाम है ओम्बड्समैन। ओम्बड्समैन। तो क्योंकि आरबीआई सभी बैंकों की एक कंट्रोलिंग अथॉरिटी है, सभी क्या जो है उसको अधिकार है आरबीआई के पास कि भाई आरबीआई ये सुनिश्चित कर सकती है कि सभी बैंक सही तरीके से काम करें, वही उनको लाइसेंस देती है, नंबर एक। नंबर दो, आरबीआई बैंकिंग प्रणाली को अच्छे से समझती है। हो सकता है गलती आप ही की हो चेक देने में, आपने चेक में साइन ठीक से नहीं किया, ये आपकी गलती थी, ठीक है, इसमें बैंक की कोई गलती नहीं थी, गलती आपकी थी। तो सही चेक आपका बाउंस हुआ, जो भी नुकसान हुआ उसके लिए आप जिम्मेदार थे। तो ये जो इंटरनल समझ है बैंकिंग प्रणाली की, ये भी उसकी बहुत अच्छी है, क्योंकि वो आरबीआई है, वो तो भाई सारी बैंकिंग को समझते हो, खुद एक बहुत बड़ी बैंक है। तो इस कारण इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए और उपभोक्ताओं के, हम जो बैंकिंग उपभोक्ता होते हैं, कंज्यूमर्स होते हैं, उनके इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए और जल्दी, क्विकनेस, ये सारे इसके फीचर्स हैं कि इट शुड बी क्विक, इमीडिएट, और ये नहीं कि आपको जगह जगह अभी आप ब्रांच मैनेजर के पास खड़े हैं, फिर कल सर्कल ऑफिस में खड़े हैं, सर्कल ऑफिस 50 किलोमीटर 100 किलोमीटर दूर है, वहां पे भी कोई सुन नहीं रहा है, कभी ऑफिसर नहीं मिलता है, कभी कोई नहीं मिलता है, ऐसा कुछ नहीं है। तो ये इमीडिएट है, ऑनलाइन है। इमीडिएट का मतलब अर्ली एक्शन, ऐसा नहीं कि 20 साल के लिए आप लटक गए, आप गए, विद फुल पावर्स है, इनके पास अपनी शक्तियां हैं। तो जो भी ग्रीवियांसेस हैं, जो उपभोक्ताओं की शिकायतें हैं, बैंकिंग उपभोक्ताओं की शिकायतें बैंक कंज्यूमर्स की, उनको सुनने के लिए, उनका निवारण करने के लिए ये ओम्बड्समैन नाम का एक संस्था है जो काम करती है, और इस तरीके की जितने इश्यूज होती हैं ये उनको डील करती है। ये कहलाता है आरबीआई ओम्बड्समैन। अच्छा, नीति आयोग। अब भारत में जब 2014 के बाद सरकार आई तो धीरे धीरे इस बात को का एहसास हुआ कि हमें जो है प्लानिंग कमीशन, जैसे हमने कुछ कमियों की बात भी की थी कि प्लानिंग कमीशन की अपनी कई सारी कमियां थी, उसका कई सारा क्रिटिसिज्म था, कि वो बहुत सारे, एक तो फंड को यूज करता था विदाउट लेजिस्लेटिव सैंक्शन या कॉन्स्टिट्यूशनल सैंक्शन, वो उसका एक चैलेंज था। तो इस कई कारणों से इस प्लानिंग कमीशन को खत्म करके एक नया संस्थान बना दिया गया है जिसका नाम है नीति आयोग। इसकी फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया।
नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ठीक है, ये बेसिकली नाउ इट इज अ थिंक टैंक, पॉलिसी थिंक टैंक, कि हमें सोचना है ये, कि विचार करना है कि कैसे हम देश को, भारत को आगे बढ़ा सकते हैं, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को इसके लिए सलाह देना। अचीवेबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, इनको प्राप्त करना। ठीक है, ऐसे गोल, ऐसा भी ना करें हम कि ऐसे गोल्स बना लें जो पहुंच ही ना सकते हो। अचीव करना है, सस्टेनेबल होने चाहिए एनवायरमेंटली भी, और हमारे जो फ्यूचर है उसको, और साथ साथ जो कि कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, भारत के अंदर में ये महत्वपूर्ण नीति है कि हम कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को मानते हैं। ठीक है, क्योंकि हम एक फेडरल स्टेट है, हम एक संघीय सरकार है, संघ है, कई सारे राज्यों से मिलके बनने वाला एक देश है। तो ऐसे में कोऑपरेटिव फेडरलिज्म एक आवश्यक अनिवार्य अंग है, जब हम राज्य और केंद्र के बीच में तालमेल बनाकर चलें। तो इस चीज को अचीव करने का एक माध्यम बनाया गया है जिसका नाम है नीति आयोग। ठीक है, जो कि एक बॉटम्स अप अप्रोच, बॉटम अप अप्रोच मतलब विकास को ऊपर से ना आकर विकास नीचे से होना चाहिए। बॉटम्स अप अप्रोच क्या हुई, इस शब्द को याद कर लीजिए। सर जो कि ऊपर से, जैसे कि जो एडवांस्ड इकोनॉमी में जो लोग हैं ऊपर में, जैसे बिजनेसमैन वगैरह, तो वो लोग को ज्यादा अपना ये तरजीह देना पड़ता है उन लोग को। और कोई? मतलब डिप्राइव लोगों को वो अप्रोच करना, जो एकदम नीचे खड़े हैं उन लोगों से शुरुआत करना है। जैसे मैं हेलो सर। जैसे ग्रास रूट लेवल के पीपल को देखना। नहीं, वो तुम कह ठीक रहे हो, वो तो भाई वैसे भी कर सकते हो, ग्रास रूट लेवल के लोगों को ऐसे भी। भाई हम यहाँ पर बैठ के, हम एक आदमी प्रधानमंत्री है, एक कैबिनेट सेक्रेटरी है, सीएस है, एक और कोई प्लानिंग कमीशन का चेयरमैन है, एक और, अब ये आदमी बेचारे बैठे हुए हैं, बहुत सिंसियर इंसान है, बहुत संजीदा अच्छे लोग हैं, ऐसी बात नहीं कि सिंसियर नहीं है, ये सभी लोग बहुत सिंसियर हैं, देश का भला चाहते हैं। ये चारों अपने कमरे में बैठे हुए हैं और यहाँ पर मंत्रणा करते हैं कि भाई क्या किया जाना चाहिए, कैसे हमें देश की तरक्की करानी है, ये सब करनी है। उसके लिए कि भाई जो ग्रास रूट पर लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, जो डिप्राइव लोग हैं, हमें उनका विकास करना है। उसके लिए बड़ा सीरियस थॉट से ये चल रहे हैं और विकास की नीति देते हैं कि भाई बिहार में ये समस्या है, फला जगह पर ऐसा ऐसा है, तो हम इन सब के लिए ये समस्याओं को हम सॉल्व करने के लिए ये तरीका अपनाएंगे, ऐसे ऐसे करेंगे। ये लोग अच्छे लोग हैं, मतलब जो सबसे जरूरतमंद तबके के लिए काम कर रहे हैं। ये अप्रोच क्या कहलाएगी? ये कहलाएगी सेंट्रलाइज अप्रोच सर। ये सेंट्रलाइज अप्रोच है, वेरी गुड। तो अगर आपको सेंट्रलाइज अप्रोच समझ आती है तो आपको बॉटम्स अप्रोच भी समझ आ जाएगी। बॉटम्स अप अप्रोच, सेंट्रलाइज अप्रोच, टॉप डाउन अप्रोच, इसको बोल सकते हो टॉप डाउन अप्रोच, कि यहाँ ये चार लोग बैठ के सोच रहे हैं, ये लोग। इसके विपरीत बॉटम्स अप अप्रोच क्या होगी? सर बॉटम अप्रोच ये होगी कि जैसे कि वो अपर वाला बंदा ना सोच के, जैसे गांव रूट पे या तहसील रूट पे लोग सोचते हैं कि उनकी जरूरतें क्या हैं, उसके हिसाब से वो प्लानिंग करते हैं कि हाँ ये जरूरत है। अगर बॉटम अप अप्रोच में जो इकोनॉमी के जो फंडामेंटल यूनिट हैं, जैसे जो कि आप और मैं हैं, मेरे को क्या आवश्यकता है, आपको क्या आवश्यकता है, अगर आप खुद ये तय करो, कोई आदमी इतनी दूर दिल्ली में बैठ के ये तय ना करे कि बिहार में क्या प्रॉब्लम है। हो सकता है मैं बहुत सीरियस और बहुत कोशिश करूं समझने की कि बिहार में क्या समस्या है, कितना भी पढ़ूं, कितनी भी जानकारी करूं, क्या मुझे बिहार के एक गांव की, देहात की, एक विलेज की समस्या का आभास हो सकता है यहाँ से बैठ के? नो सर।
कभी नहीं हो नो सकता। सर। नहीं सर, एग्जैक्ट नहीं। क्या कि भाई वो क्यों नहीं पढ़ पा रहा, हो सकता है मैं सोच रहा हूँ कि अरे उसके पास किताब नहीं है, उसके पास फ्री एजुकेशन नहीं है, हो सकता है कि ये मैं सोच रहा हूँ, ये क्या है, ये मेरा विचार है, ये मेरी समझ है। जब मैं बिहार जाऊंगा और वहां पर उस गांव में बच्चे से मिलूंगा, हो सकता है वो कुछ नई चीज बताएगा जो मुझे मेरे दिमाग में भी ना आई होगी। अच्छा ये भी समस्या हो सकती है, बड़ी अन्य अलग अलग तरीके की समस्याएं हैं। लड़कियां स्कूल नहीं जाती कि टॉयलेट नहीं है। अब ये अपने आप में कितनी इम्पोर्टेंट पर इग्नोर्ड बात है कि बहुत सारे इस बात का एहसास होना कि लड़कियां बहुत सी इसलिए नहीं जाएंगी कि भाई बेसिक सुविधाएं नहीं है वहां पे टॉयलेट जाने के लिए। अगर 8-8 घंटे 6-6 घंटे स्कूल जाना है तो कहाँ जाए, इसलिए स्कूल जाना ही बंद कर देती हैं। दिस कुड बी अ वेरी इंपॉर्टेंट इशू, बट क्या यहाँ पर इस कमरे में बैठ के 4 लोग सोचेंगे तो इनके दिमाग में आएगा भी कि कोई आदमी टॉयलेट ना होने के कारण जो है पढ़ने नहीं जा पा रहा? आई डोंट थिंक सो कि इसको ही कभी बात समझ आएगी भी। तो ऐसे में जो टॉप बॉटम सब अप्रोच है उसमें क्या है कि जो इंडिविजुअल है, जो यूनिट है, जो फंडामेंटल इकोनॉमिक यूनिट है, प्लानिंग की जो फंडामेंटल यूनिट है, वो डिसाइड करे कि उसे क्या करना है। हमारी एक पंचायत है, वो पंचायत बैठती है, वो पंचायत चर्चा करती है कि हाँ ये होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, और फिर वो जो प्लानिंग है वो उसे एग्जीक्यूट किया जाए। ये वाली अप्रोच कहलाएगी बॉटम अप अप्रोच। बट ये कह सकते हैं कि हाँ बॉटम अप अप्रोच अभी भी हमारे देश में एक मतलब एक फलसफा ही है। फलसफा समझते हैं? यस सर। जुमला, ये जुमला ही है। ये एक्चुअली में अभी भी हम इसको इम्प्लीमेंट उतने अच्छे से नहीं कर पा रहे हैं। हमें करना चाहिए, इट शुड बी बेसिक थिंग कि हमें इंडिविजुअल लेवल पर, अलग अलग लेवल पर लोगों की समझ की जरूरत के हिसाब से अपने सिस्टम को, अपनी प्लानिंग को वेरी करना चाहिए कि कैसे हम ज्यादा से ज्यादा लोगों के अनुरूप सिस्टम्स को बना सकें। जैसे मैं कोचिंग के बारे में भी अपने 1-2 चीजें समझता हूँ जो मुझे समझ आई कि बहुत से बच्चे क्यों नहीं पढ़ पाते हैं। हो सकता है हमें लगता हो कि भाई ये पढ़ाई ऐसे नहीं है, जैसे कई बच्चे केवल इसलिए छोड़ जाते हैं कि उनके यहाँ इंटरनेट नहीं आता है। वो पढ़ना भी चाहते हैं, वो और भी तरीके से ठीक है, उनके पास मोबाइल भी है, परंतु क्या है उनके घर पर इंटरनेट ही नहीं आता है जहाँ भी वो रह रहे हैं। अब इंटरनेट नहीं आने से क्या है, क्लास करते हैं, कुछ समझ आता है, कुछ समझ भी नहीं आता। थोड़ी देर करते हैं, फिर वो जब समझ नहीं आएगा तो क्लास छोड़नी पड़ेगी, तो छोड़ जाते हैं, समय खराब होता है। बहुत बेसिक चीज है कि वो इंटरनेट कनेक्टिविटी किस प्रकार से हमारे जो सिस्टम्स है उनको खराब कर सकती है। और ऐसे बड़े सारे अलग अलग तरीके के इश्यूज होंगे जो हमारे नॉलेज में भी ना हो, या नॉलेज में हो तो हम उन पर काम ना कर सकते हो बिकॉज ऑफ लैक ऑफ रिसोर्सेस। परंतु हमें जो फंडामेंटल एक अप्रोच लेके चलनी चाहिए डेवलपमेंट की, वो ये बॉटम अप अप्रोच लेके चलनी चाहिए। इसका एक और नाम भी होता है जिसको सबाल्टर्न अप्रोच भी बोल सकते हैं। सबाल्टर्न, SUBALTERAN या ERN। तो ये हमारी बॉटम अप अप्रोच के लिए, इसके लिए नीति आयोग ने ये 15 साल का 15 ईयर रोड मैप बनाया, 7 ईयर विजन स्ट्रेटेजी एक्शन प्लान, अमृत नाम की स्कीम, डिजिटल इंडिया, अटल इनोवेशन मिशन प्रपोज किया, मेडिकल एजुकेशन रिफॉर्म, एग्रीकल्चरल रिफॉर्म जिसमें लैंड लीजिंग लॉ को रिफॉर्म करना है, प्रोड्यूस जो मार्केटिंग कमेटी एक्ट में बदलाव लाना है, एग्रीकल्चरल मार्केटिंग में बदलाव लाना है, फार्मर फ्रेंडली रिफॉर्म इंडेक्स में बदलाव लाना है। ये सब कुछ बुनियादी बदलाव हैं जिनको लाने के लिए सरकार ये कोशिश करे। फिर हमारे जो स्टेट्स हैं, राज्य हैं, हमें उनके अपने हेल्थ, एजुकेशन और वाटर मैनेजमेंट के इंडिकेटर होने चाहिए। अभी तक हमारे पास क्या था, एक होलिस्टिक इंडिकेटर हुआ करता था कि हमारे देश में IMR कितना है, परंतु हमें देश के राज्यों के भीतर भी एक कंपटीशन की भावना रखनी चाहिए। ऐसे कुछ प्रस्ताव नीति आयोग ने रखे थे।
नीति आयोग की अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो प्राइम मिनिस्टर इसके चेयरपर्सन होते हैं, वाइस चेयरपर्सन प्राइम मिनिस्टर द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं, गवर्निंग काउंसिल इसमें चीफ मिनिस्टर्स और सभी लेफ्टिनेंट गवर्नर्स होते हैं यूनियन टेरिटरीज के। इसकी एक रीजनल काउंसिल होती है जो कि क्षेत्रीय विषयों पर चर्चा करती है, क्षेत्रीय चर्चा विषयों पर डिस्कशन करके उनको बाहर निकालती है। इसमें एक्स ऑफिशियो मेंबर्स होते हैं, अधिक से अधिक 4 सदस्य हो सकते हैं जो कि यूनियन मिनिस्टर लेवल के होते हैं और प्राइम मिनिस्टर द्वारा इनको नामित किया जाता है, नॉमिनेट किया जाता है। इसका एक सीईओ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होता है जिसका एक टेन्योर होता है और सेक्रेटरी लेवल का इसको अधिकार प्राप्त होता है। इसके स्पेशल इनवाइटीज होते हैं, एक्सपर्ट स्पेशलिस्ट होते हैं जो एक विषय की डोमेन नॉलेज, एक विशेष प्रकार की नॉलेज रखते हो। तो इस प्रकार के लोगों को इसमें आमंत्रित किया जाता है। ये सब नीति आयोग हब और ये है, ये इसका हब है 3 ईयर एक्शन एजेंडा, 7 ईयर मीडियम टर्म स्ट्रेटेजी पेपर एंड 15 ईयर विजन डॉक्यूमेंट। ये सब नीति आयोग ने जब आया था तब बनाया था। ये इसके ऑब्जेक्टिव हैं तरह तरह की क्या कैसे कैसे हमें अलग अलग क्षेत्रों में विकास करना है। अगर हम नीति आयोग और प्लानिंग कमीशन की बात करें, वैसे ये थोड़ा सा आउटडेट हो चुका है, पुराना सवाल हो चुका है, क्योंकि अब नीति आयोग सेटल हो चुका है। ये उस समय की बात है जब नीति आयोग नया आया था तो कई दुविधा थी कि क्या नीति आयोग को हटा के प्लानिंग कमीशन को हटा के नीति आयोग बनाना ठीक है। तो जो आर्ग्यूमेंट फेवर में दिए गए थे नीति आयोग के वो ये है कि नीति आयोग इज अ थिंक टैंक, इट्स अ एडवाइजरी बॉडी एंड अ थिंक टैंक, केवल उसका काम सलाह देना है। जबकि प्लानिंग कमीशन एक तरीके का एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी था, 5 ईयर प्लान पर वो नजर रखता था, फंड मैनेजमेंट भी करता था। ठीक है, जो नीति आयोग है इसमें मेंबरशिप वाइड है और एक्सपर्टीज है, उसमें लिमिटेड एक्सपर्टीज हुआ करती थी। वो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के साथ चलता है नीति आयोग। प्लानिंग कमीशन पर यह आरोप था कि वो फेडरलिज्म, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के अनुरूप व्यवहार नहीं करता है। ठीक है, इसमें सेक्रेटरी जो है पीएम द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। इसमें सेक्रेटरी यूजुअल नॉर्मल सामान्य प्रोसेस के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। इसमें बॉटम अप अप्रोच है। उसमें प्लानिंग कमीशन के ऊपर ये दूसरा आरोप था टॉप डाउन अप्रोच का, कि आप प्लानिंग कमीशन के जैसे हम जिसे बोलते हैं ना कि एसी कमरों में बैठ के प्लानिंग कर लेते हैं और ये लोग जो जमीनी हालात है उनके बारे में जानकारी नहीं रखते हैं। तो ये कुछ इनके ऊपर जो है लगने वाले आरोप थे। तो ये हमारा नीति आयोग था। नीति आयोग से आगे बढ़ते हैं। इंडिया इकोनॉमिक इंटरेक्शन विद द वर्ल्ड, इसके ऊपर ज्यादा कुछ कहने की जरूरत नहीं है, बहुत ही जेनेरिक सी चीजें हैं कि हम जो है अंतरराष्ट्रीय जगत से बंधे हुए हैं, इकोनॉमिकली एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं। कई संस्थान हैं, सार्क, यूरोपियन यूनियन, एशियन, G20, इन सब के माध्यम से हम इंटरेक्ट करते हैं। हमारा जो डेवलपमेंटल पाथ है उसका एक कंपैरिजन है बेसिकली एनसीईआरटी का। ये डिस्कशन है जो कि एक अच्छा डिस्कशन है। अगर आपने एनसीईआरटी पढ़ी होगी, आप लोगों ने एनसीईआरटी पढ़ी है इकोनॉमिक्स की? यस सर, यस सर। उसमें इंडिया, पाकिस्तान और चाइना का कंपैरिजन है। ठीक है, कि तीनों देशों का विकास कैसे कैसे हुआ। उसका कारण है कि तीनों देश लगभग एक समय पर आजाद हुए और उसके बाद आज उनकी क्या क्या स्थिति है डेवलपमेंट के मामले में। तो ये एक कंपैरिजन है और इससे हमें सीखने की जरूरत है। इससे कोई अच्छा या बुरा नहीं बन जाता इससे, बल्कि हमें लर्न करने की जरूरत है कि कैसे लर्न करके हम अपने देश को भी और बेहतर बना सकें। चाइना की बात ज्यादा करेंगे, बाकी भारत की बात आपको पता है, इसमें मेरे को कुछ ज्यादा नहीं कहना।
चाइना में शुरुआत में ये कैंपेन शुरू हुआ था जिसे हम बोलते थे, वो लोगों ने नाम दिया था ग्रेट लीप फॉरवर्ड। मतलब देश की तरक्की के लिए माओ से तुंग के समय पर ये कार्यक्रम शुरू हुआ था, ग्रेट लीप फॉरवर्ड, जिसमें कि जो है जगह जगह छोटे छोटे इंडस्ट्रीज लगाया जाना, इंडस्ट्रीज इन देयर बैकयार्ड्स, ऐसा प्रस्तावित किया गया। रूरल एरिया में जो ग्रामीण क्षेत्र थे वहां कम्यून स्थापित किए गए। कम्यून मतलब सामूहिक भूमि। तो ऐसे कम्यून सिस्टम मतलब कॉमनली कोऑपरेटिव सिस्टम एक प्रकार के, ये ऐसे 26,000 कम्यून सिस्टम किए गए जिसके अंतर्गत सारी जो खेती पे काम करने वाले लोग थे वो उसमें एकजुट किए गए। तो ये ग्रेट लीप फॉरवर्ड था। इसके बाद यहाँ पर एक सिवियर ड्रॉट, भयंकर सूखे का सामना करना पड़ा, जिसमें कई करोड़ लोग, 3 करोड़ लोग के आसपास मारे गए। इस दौरान में रशिया को चाइना और रशिया के बीच में कन्फ्लिक्ट भी हुआ और रशिया ने अपनी जो सहायता थी चाइना के प्रति वो भी हटा ली। 1965 में चाइना ने दूसरी चीज जो की थी, ग्रेट लीप फॉरवर्ड के बाद उनका अपना एक मूवमेंट था जिसे उन्होंने नाम दिया था ग्रेट प्रोलेटेरियन कल्चरल रेवोल्यूशन, सांस्कृतिक क्रांति, कल्चरल रेवोल्यूशन। 1966 से 76 तक ये इसने काम किया। और यहाँ पर जो शहरी लोग थे, शहर के लोग, बच्चे, स्टूडेंट, उनको ग्रामीण इलाकों में भेजा गया कि आप जाओ और वहां से सीख कर आओ। तो ये 1976 की बात रही। तो ग्रेट लीप फॉरवर्ड, उसके बाद कल्चरल रेवोल्यूशन, उसके बाद जो है माओ से तुंग की का देहांत हो गया और उसके बाद वहां पर देंग, ठीक है, देंग जो है ये उसमें आए शासन में और इन्होंने चाइना में रिफॉर्म करना, सिस्टम इकोनॉमिक रिफॉर्म लाना शुरू किया। हर क्षेत्रों में रिफॉर्म करना, एग्रीकल्चर, फॉरेन ट्रेड, इन्वेस्टमेंट, सभी सेक्टरों में रिफॉर्म करना शुरू किया। वहां पर जैसे भारत में PSUs होते हैं, उस समय पर चाइना के अंदर में स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस SOE हुआ करते थे 1978 के, मतलब उस समय तक आते आते। तो प्राइवेट जो ओनरशिप थी वो लिमिटेड ही थी, क्योंकि चाइना एक कम्युनिस्ट देश होने के कारण जो प्राइवेट सेक्टर था, प्राइवेट इंडस्ट्री थी, वो बहुत सीमित थी। यहाँ पर जो स्टेट ओन एंटरप्राइजेस थी, उन एंटरप्राइजेस को ये किया गया कि वो जो प्राइवेट संस्थान है उनसे कॉम्पीट करें। सरकार उनकी कोई सहायता नहीं करेगी। अगर उन्हें आगे तरक्की करनी है, उनको सरवाइव करना है, जो PSUs हैं, तो उन PSUs को अपने लेवल पर सरवाइव करना पड़ेगा। ये उनके लिए आवश्यक कर दिया गया। तो जो पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज या जो वहाँ का पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज, जिसको वो स्टेट ओन एंटरप्राइज थे, तो उनको एक तरीके से स्वायत्त किया गया, सरकार से अलग किया गया और उनको कहा गया कि भाई अब आप अपने उसके लिए काम कीजिए, अपने को कॉम्पिटिटिव बनाइए। और भी तमाम बदलाव किए गए, खेती में बदलाव किए गए, प्राइसेस में बदलाव किए गए। इस प्रकार के रिफॉर्म का सिस्टम 1978 में शुरू किया गया। और ये भी बहुत है, टू अट्रैक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स वर क्रिएटेड। स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाए गए जिससे कि वहां पर विदेशी निवेश ज्यादा से ज्यादा आ सके। स्पेशल इकोनॉमिक जोन आप लोग समझते हैं क्या होता है? SEZ। भारत ने भी इस कॉन्सेप्ट को फिर बाद में कॉपी करने की कोशिश की, अभी कम 15-20 साल पहले, कि हमने भी अपने देश में SEZ बनाए, परंतु वहां के मुकाबले हमारे SEZ कोई विशेष प्रभाव नहीं छोड़ सके। ये SEZ क्या होते हैं आप लोग इसे नोट भी कर लीजिएगा। स्पेशल इकोनॉमिक जोन, स्पेशल इकोनॉमिक सर जोन UN क्लॉज से रिलेटेड है क्या? नहीं, वो दूसरा है, वो क्या बोलते हैं उसको, दैट इज एक्सक्लूसिव, EEZ। एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन।
दैट इज एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, और ये सर स्पेशल सर सर निर्यात को यहाँ पर बढ़ावा देने के लिए सर है। निर्यात को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा स्थापित की जाती है सर। ठीक, बिल्कुल सही है। निर्यात को बढ़ावा देने के लिए और विदेशी पूंजी को इन्वेस्टमेंट बढ़ाने के लिए, विदेशी पूंजी के निवेश को बढ़ाने के लिए ये SEZ क्या करता है? SEZ एक खास तरीके का क्षेत्र होता है। अगर मान लीजिए कोई क्षेत्र है, जैसे सर जैसे झारखंड। नहीं झारखंड ऐसा नहीं हो सकता। मान लीजिए ये भारत है। अब भारत के अंदर कोई भी चीज यहाँ से आएगी, बाहर से कोई भी चीज आएगी, तो उसके क्या क्या उसको इश्यूज फेस करने पड़ेंगे। मान लीजिए आप एक अमेरिकन व्यक्ति हैं जिसके पास बहुत पैसा है और वो भारत में आना चाहता है, तो उसे क्या क्या इश्यूज फेस करने पड़ेंगे जब वो भारत में आएगा। आप सर इन्वेस्ट सर करना चाहते एक्साइज ड्यूटी से सर, कार्य एक्साइज करने ड्यूटी वाला पड़ेंगे। सर, सबसे पहला एक्साइज ड्यूटी, यस सर। एक्साइज ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी, जितने तरीके के टैक्सेस हैं वो आपको देने पड़ेंगे, नंबर 1। और यहाँ के जो डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स, भी हैं, जो नियम कानून है, लॉ है, लोकल लॉज हैं, वो सब आप पर लागू हों। डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। वहां पर आपको इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी हो सकती है कि मान लीजिए कहीं सड़क नहीं है, कहीं पोर्ट नहीं है, कहीं इस तरीके की चीजें नहीं है, तो उससे भी आप डिस्करेज होंगे। ये सब चीजें किसी भी विदेशी आदमी को कि यार मुझे अब इंडिया का टैक्सेशन सिस्टम समझना पड़ेगा, ठीक है, मुझे वहाँ के रूल रेगुलेशन फॉलो करने पड़ेंगे, वहाँ के जो लेबर लॉज हैं वो फॉलो करने पड़ेंगे, वहाँ के जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वहाँ पे कुछ है तो इंडिया में तो है नहीं। अगर कोई बिहार या जैसे इन्होंने झारखंड उदाहरण दिया था, झारखंड में हम लगाना चाहते हैं, सर राजस्थान में सर, राजस्थान में राजस्थान में नहीं, अभी मैं वहां तक पहुंच रहा हूँ, मुझे पहुंचने दो। ठीक, तो झारखंड या किसी भी क्षेत्र में मैं लगाऊंगा तो वहां पर जो है फिरौती भी है, लॉ एंड ऑर्डर की समस्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर की समस्या है, सड़क बिजली पानी नहीं है, ठीक है, टैक्सेस हैं, बहुत सारे तरह तरह के टैक्सेस हैं, रिश्वतखोरी है, जो तमाम ये लेबर इंस्पेक्टर ये वो गण जो आके फिर ये लोग परेशान करते हैं। जब ये सारी चीजें होंगी तो वो जो विदेशी व्यक्ति है, जो अमेरिकन व्यक्ति है, वो भारत में एक फैक्ट्री लगाना चाहता है, वो लगाएगा? नो सर, नो सर, नहीं लगाएगा देखो यार, कौन अपने घर में ही सर। रहोगे, यहाँ का इन्वायरमेंट सूट ही नहीं करेगा यहाँ का। तो वो यहाँ की परेशानी मोल नहीं लेना चाहता। अब आप उसको अपने यहाँ बुलाना चाहते हो तो आप क्या कर सकते हो? तो हमने स्पेशल, जो चाइना ने स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाए, उनके 7-8 स्पेशल इकोनॉमिक जोन है जो बड़े बड़े क्षेत्र हैं। उन्होंने एक क्षेत्र बना दिया है, तो ये भारत के अंदर में ये जगह बना दी उन्होंने, ऐसी 7 जगह बनाई अलग अलग इंडिया के हिस्सों में। उन्होंने कहा कि ये स्पेशल इकोनॉमिक जोन है। इसका अर्थ ये है कि यदि आप यहाँ फैक्ट्री लगाओगे, आप यहाँ फैक्ट्री लगाओगे तो वही सब कंडीशंस होंगी जो किसी को भी फेस करनी पड़ेंगी। पर अगर आप इस एरिया में, इस पर्टिकुलर एरिया में आप फैक्ट्री लगाओगे तो क्या होगा, आपको हम ये जो टैक्स है ना, आपको यहाँ पर कस्टम ड्यूटी देनी है, जो एक्साइज टैक्स देना है, आपको कोई टैक्स नहीं देना है। बस आप यहाँ अपनी फैक्ट्री लगाओ, सामान मंगाओ और यहीं से बाहर ले जाओ। आप यहाँ नहीं ले जा सकते सामान को, आपकी फैक्ट्री इंडिया में ही है, परंतु आप जो है इंडिया के दूसरे हिस्से में अगर यहाँ पर बेचना चाहोगे तो आपको फिर बाकी सभी कंडीशन जो टैक्सेस वगैरह है वो फॉलो करने पड़ेंगे। परंतु आपने यहाँ पर लगा दिया, यहाँ से सामान आपका आया और यहीं से सामान आपने बाहर निर्यात कर दिया, तो आपको कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा, ना आते समय ना जाते समय। आपको कोई मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर टैक्स नहीं देना पड़ेगा, आपको कोई लेबर लॉ कवर्ड नहीं होगा। यहाँ अगर आपकी फैक्ट्री है तो कोई इंस्पेक्टर आपकी फैक्ट्री पर आके, लेबर इंस्पेक्टर डंडा नहीं बजाएगा कि भैया कि यहाँ पर जो है कितने मजदूर काम करते हैं, इतनी रिश्वत हमको दो, उतनी दो।
ऐसा कुछ नहीं होगा। यहाँ हम आपको बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड कराएंगे। बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब रोड वोड पोर्ट, सारी चीज बढ़िया होगी। बेशक हमारे यहाँ पर रोड टूटी फूटी है, हमें उससे कोई मतलब नहीं है, परंतु इस पर्टिकुलर एरिया का जो रोड इंफ्रास्ट्रक्चर है वो सब कुछ बढ़िया रहेगा, आपको किसी तरीके की कोई समस्या नहीं आएगी। लॉ एंड ऑर्डर और बाकी जो सुविधाएं, जो भी आपको आवश्यक सुविधाएं हैं, वो सारी आवश्यक सुविधाएं हम आपको इन क्षेत्रों में, अगर आप फैक्ट्री लगाएंगे तो हमें आपको देंगे। तो ऐसा करके उन्होंने फॉरेन इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट किया, ये किया कि भाई ठीक है, ये फॉरेन इन्वेस्टमेंट यहाँ करिए आप, इससे आपको बहुत लाभ मिलेगा, इससे आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। तो ये कहलाते हैं स्पेशल इकोनॉमिक जोन। चाइना ने इनको बहुत सक्सेसफुली यूज किया, वहाँ के 7-8 बहुत बड़े बड़े SEZ हैं और वो बहुत ही सक्सेसफुल हैं, उसकी ग्रोथ स्टोरी में बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं चाइना की। परंतु भारत ने भी ये 2000 के बाद ये फॉर्मूला अपनाने की कोशिश की, परंतु इसको बहुत अच्छे तरीके से वो लागू नहीं कर पाया, बहुत सारे फॉरेन इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट नहीं कर पाया। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, व्हाट इज SEZ। तो SEZ एक विशेष क्षेत्र होता है जिसका उद्देश्य निर्यात को बढ़ावा देना, आमदनी को बढ़ावा देना, कि इससे हमारे देश में जो फैक्ट्री है वो बढ़ेगी, लोगों को काम मिलेगा, लोगों के GDP बढ़ेगी, और जो दूसरा व्यक्ति है जो निवेश करना चाहता है वो निवेश कर सकेगा। पाकिस्तान की कहानी को मैं नहीं पढ़ रहा हूँ, ठीक है, ये सारी कहानी मैं नहीं पढ़ रहा हूँ। तो हम ये देखेंगे, देखिए ये जैसे हम इस दौर में देखें, ग्रोथ की कहानी देखें, कैसे इंडिया 1980 और 90 के बीच में, 90 से 2003 के बीच में भारत का GDP था 5.7, 5.8। पाकिस्तान का 80 से 90 के बीच में अच्छा था, 6.3। 90 से 2003 के बीच में और घट गया, 3.6 रह गया। इसी दौरान में आप ये देखिए, इन 23-24 सालों में, 24 साल का पीरियड है, लगभग चाइना ने 10% की गति से वृद्धि की। जब 10% की गति से वृद्धि की, तो आज जो चाइना हमें दिख रहा है वो इन 25 सालों की जो ग्रोथ है, ये जो ग्रोथ की स्टोरी चाइना की 1980 में शुरू हुई थी, उसका फल है कि आज हमें एक अलग चाइना दिखाई देता है। चाइना जो कि एक वैश्विक शक्ति बन चुका है, सामरिक शक्ति बन चुका है, ठीक है, अपने क्षेत्र में लोगों को परेशान करता रहता है, USA को भी परेशान करता है, USA भी उससे परेशान है, मतलब बट ठीक है, ये तो जब जब कोई शक्ति बनेगा तो वो तरह तरह की अपनी हरकत भी करता ही है, ये उसकी बात है। परंतु आज जो है चाइना कैसे एक वैश्विक शक्ति बना है, उसका राज इन 25 सालों में है, जहां उन्होंने 10 साल, और ये वही समय है जो डेमोग्राफिक डिविडेंड का समय है। आज चाइना भी धीरे धीरे बढ़ी हुई आयु की ओर बढ़ रहा है। अब चाइना में भी जैसे डेमोग्राफिक डिविडेंड में शुरुआत में जब आपका वो होता है वो ऐसा होता है, और जब ज्यादा ऐसा हो गया, ठीक है, जब हम डेमोग्राफिक डिविडेंड के लिए केस पे जाते हैं, तो हमारा जो डेमोग्राफिक वो होता है वो ऐसा बन जाता है, जैसे ताजमहल जैसा। मेरी ड्राइंग पुअर है, उसके लिए क्षमा कर देना, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो आबादी है, ये वाली जगह जो आबादी है, 15 से 29 साल की आबादी, ये 18 से 59 साल की या 55 साल की आबादी, ये इस समय पर सबसे अधिक होती है। और जब लोग अधिक होते हैं तो आर्थिक पैदावार जो है वो ज़्यादा कर सकते हैं, GDP को बढ़ा सकते हैं, अपनी इनकम बढ़ा सकते हैं, देश की इनकम बढ़ा सकते हैं। ये डेमोग्राफिक डिविडेंड का समय है, जिसका पूरा सदुपयोग चाइना ने किया था, और जिसके कारण चाइना एक बड़ी शक्ति बन सका।
बाकी सभी ये नॉर्मल फैक्ट्स हैं, ये सब आप पढ़ सकते हैं। एनसीईआरटी में पढ़िए, बहुत अच्छे से दिया गया है, उसको समझने की कोशिश कीजिए। तो हमें पता चलेगा कि किस तरह से ये चाइना ने आर्थिक तरक्की की सड़क को पकड़ा। अब हम बात करते हैं लिबरलाइजेशन की, ठीक है, वैश्वीकरण की। वैश्वीकरण में वैश्वीकरण सर क्या है? बैकग्राउंड साउंड आ रहा है। बैकग्राउंड साउंड आ रहा है, बंद कर दो। नहीं, किसी का नहीं बंद, ठीक। तो बाकी हम फिर हमने अपने देश में बात करें तो ये लिबरलाइजेशन के कंपैरिजन में बात करें कि हमने लिबरलाइजेशन कैसे किया, 1991 में किया। जो ये सारी नीति एलपीजी की नीति थी, ये चाइना ने हमसे करीब 10-12 साल पहले ही शुरू कर दी थी। 1978 में ये एलपीजी की नीति, रिफॉर्म्स लाने की नीति उन्होंने शुरू कर दी थी, और ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज रहा चाइना के लिए आगे विकसित होने के लिए, एक महत्वपूर्ण आर्थिक शक्ति बनने के लिए। तो इसमें हमने जो रिफॉर्म्स थे उसमें सब कुछ में रिफॉर्म किया। इनडायरेक्ट टैक्स रिफॉर्म किए, डायरेक्ट टैक्सेस में रिफॉर्म किए, लिबरलाइजेशन में सभी चीजों में रिफॉर्म किया है ना, इसमें तो कोई डाउट होगा नहीं। हमने ग्लोबल फुटप्रिंट, प्राइवेटाइजेशन किया, ग्लोबलाइजेशन किया। डब्ल्यूटीओ भारत शुरू से ही, जब 1995 में डब्ल्यूटीओ की स्थापना हुई तो भारत शुरू से ही इसका सदस्य रहा। ये गैट जो 1948 का गैट बना था, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ, तो उसको जो है बदलकर उसको नए लेवल पर, नए स्तर पर ले जाकर डब्ल्यूटीओ का गठन किया गया। और ये समय 1990 से लेकर 2000 तक का ऐसा समय था, या 2005 से तक का ऐसा समय था, जब वैश्विक रिफॉर्म्स हो रहे थे पूरी दुनिया में। इस प्रकार के रिफॉर्म हो रहे थे, कम्युनिज्म खत्म हो रहा था, परंतु धीरे धीरे वो स्थिति वापस कुछ हद तक जो इकोनॉमीज को क्लोज करने की कोशिश आज के समय में शुरू हो चुकी है। सर ग्लोबलाइजेशन और लिबरलाइजेशन एक ही चीज है क्या? नहीं, बिल्कुल एक चीज नहीं है, बिल्कुल अलग है। कल हमने बात की थी कल मैं लिबरलाइजेशन। क्लास में नहीं। यस सर, कल बात की थी। हम दोबारा से चर्चा करते हैं। लिबरलाइजेशन, सभी लोग कम से कम मोटा मोटा मतलब समझ लें कि ये तीनों शब्द एक नहीं है। तीनों में अंतर है। लिबरलाइजेशन का मतलब ये है कि हमने ये कहा, हमने ये समझा कि हम एक कमांड इकोनॉमी के जैसे थोड़े थोड़े थे, पूरी तरह नहीं थे, मिक्स्ड इकोनॉमी थी। हम एक प्रकार की मिक्स्ड इकोनॉमी यानी कि कमांड इकोनॉमी के हिस्सा थे। कमांड इकोनॉमी का एक फीचर होता है कि जो स्टेट होता है, जो राज्य, जो सरकार होती है, वो इकोनॉमिक गतिविधियों को कंट्रोल करती है। कंट्रोल करने का तात्पर्य ये है कि वो ये तय सर करती। लेकिन ये तो सोशलिस्ट इकोनॉमी हुआ ना। कमांड इकोनॉमी सोशलिस्ट इकोनॉमी का ही को ही नाम देते हैं, उसी का नाम है, दूसरा नाम है। कमांड इकोनॉमी मतलब आप तय कर रहे हैं, क्योंकि सोशलिस्ट समाजवादी विचार होते हैं। इकोनॉमी में कमांड इकोनॉमी का मतलब आप अर्थव्यवस्था को कमांड कर रहे हैं, सरकार तय कर रही है कि क्या करना है, उसे कमांड करके चल रही है। एक रेजिमेंट की तरह, जैसे कमांडेड फोर्स होती है ना, कमांडिंग ऑफिसर होता है, वो कमांडिंग ऑफिसर अपनी फौज को संभालता है। ऐसे ही इकोनॉमी में भी अगर ये किया जाए कि हम अब उसे एक तरीके का रेजिमेंटलाइजेशन कर दें और अर्थव्यवस्था में ये तय कर दें कि भाई हमें क्या क्या करना है, कहाँ जाना है, कैसे जाना है, कितने लोग जाएंगे, किस किस तरह से चलेंगे, एक एक चीज निर्धारित होगी। हम 100 लोग हैं, हम 100 लोगों ने तय किया कि आगरा जाना है। इसके कई तरीके हो सकते हैं। 100 लोग अगर आगरा जाना चाहते हैं, कैसे जाएंगे हम 100 लोग? हम सबको अपनी अपनी आजादी दे देते हैं कि भाई ये समय है, वहां पर हमें सर परसों
11 बजे सुबह आगरा पहुंचना है। अब जिसका जैसा मन है वो वैसे जाए। कोई गाड़ी से जाना चाहे गाड़ी से चला जाएगा, कोई बस से जाएगा, कोई अपने किसी साधन से जाएगा, कोई आज जाएगा, कोई कल जाएगा, कोई परसों सुबह निकलेगा। तो हर एक का अपना अपना तरीका हो सकता है। वो एक तरीका हो सकता है जाने का, पहुंचने का। और कमांड इकोनॉमी का तरीका क्या होगा कि भाई सभी को आगरा जाना है, सभी इसी बस से जाएंगे, इसी साधन से जाएंगे, इतने ही बजे चलेंगे, इतने ही बजे पहुंचेंगे। ठीक है। सबको एक ही जैसे कपड़े पहनने हैं। तो यहाँ पर कमांड के जैसे अब एक फौज जाएगी तो कैसे जाएगी? फौज ऐसे नहीं जाएगी जैसे हम कह रहे हैं कि मन करेगा कोई गाड़ी से जा रहा है, कोई ना। फौज एक तरीके से चलेगी। तो ये फौज का व्यवहार है, ये कमांड इकोनॉमी है। इकोनॉमी में कमांड होनी चाहिए। मतलब ये एक्सपीरियंस बुरा ही रहा है कि कमांडेड इकोनॉमी नहीं हो सकती। जैसे हम अगर जाने की बात करें आगरा, तो हो सकता है किसी आदमी को अभी आवश्यकता हो कुछ, यहाँ पर उसको काम हो, ठीक है, तो वो कहेगा कि नहीं यार, मैं आज अपना काम कर लेता हूँ, कल अपना काम कर लेता हूँ, मैं परसों सुबह जाऊंगा और वहां पहुंच जाऊंगा 11 बजे। किसी आदमी को आगरा में काम हो सकता है, उसकी कोई आगरा में रिलेटिव हो सकते हैं, वो सोचेगा कि चलो यार आज ही चले जाते हैं, वहां पर रहेंगे, उनसे मिल लेंगे, उनसे बात कर लेंगे। कोई आदमी कल जाना चाहेगा, उसकी अपनी आवश्यकताएं हो सकती है। कोई गाड़ी से जाना चाहता है, कोई मोटरसाइकिल से जाना चाहता है, कोई बस से जाना चाहता है, कोई ट्रेन से जाना चाहता है, कोई फ्लाइट से जाना चाहता है। सबकी अपनी आवश्यकताएं और सबकी अपने अपने साधन हैं। कोई जो है फ्लाइट अफोर्ड कर सकता होगा, मैं तो फ्लाइट से जाऊंगा। बाकी नहीं कर सकते तो कहेंगे ठीक है जी, हम तो अपने सस्ते साधनों से जाएंगे। तो इस तरीके की एक भिन्नता हो सकती है। तो कमांड इकोनॉमी को कमांड करने का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा भी नहीं रहा। तो इसमें फिर तब्दीली की गई, ये समझा गया कि इसे बदला जाए। तो ये जो कमांड इकोनॉमी होती है, इसमें एक पहलू ये होता है कि सरकार जो है नियंत्रित करती है कि क्या चीज पैदा की जाएगी, क्या चीज मैन्युफैक्चर की जाएगी, क्या चीज कितनी क्वांटिटी निर्मित की जाएगी उसकी, कि कितनी फैक्ट्रियां लगेंगी, किस चीज की फैक्ट्री लगानी है, किस चीज की फैक्ट्री नहीं लगानी, ये सरकार तय करती है वहां पर। जैसे हम कहें, सरकार हो सकती है वो कहे कि ये प्रोडक्ट कोई गैर जरूरी प्रोडक्ट है। ये जैसे कॉमिक्स किताबें हैं, ठीक है, किताबें हैं, हम ये सरकारी कह देगी कि नहीं नहीं, सभी टेक्स्ट बुक पब्लिश होनी चाहिए। ये कॉमिक्स नहीं सही होती हैं, ये कॉमिक्स से बच्चे बिगड़ते हैं, समय खराब करते हैं, तो कॉमिक्स छपेंगे नहीं, कोई भी आदमी कॉमिक्स नहीं छाप सकता। अब ये दूसरी बात है भाई, ये लोगों के मनोरंजन की चीज है, लोगों को अच्छी लग रही है, तो आप क्या, आपको रोकना चाहिए। पर कमांड इकोनॉमी में ऐसा हो सकता है, सरकार कह दे कि नहीं ये चीज नहीं होगी भाई, ये चीज एक्सेप्टेबल नहीं है, इससे लोग बच्चे बिगड़ते हैं। तो ऐसा किया जा सकता है, जबकि वहां ऐसा नहीं होगा। जो लिबरलाइज इकोनॉमी होगी भाई, जो आपको छापना है, जो किताब छापनी है, जब तक कि वो इलीगल किताब ना हो, आप किताब छापिए। आप इकोनॉमिक्स, आप मैगजीन छापना चाहते हैं मैगजीन छापिए, टेक्स्ट बुक छापना चाहते हैं टेक्स्ट बुक छापिए, कॉमिक्स छापना कॉमिक्स छापिए, जब तक कि वो गैर कानूनी ना हो। तो लिबरलाइजेशन में क्वांटिटी और अच्छा, दूसरा चीज कि आइटम हो गया कि कमांड इकोनॉमी में आइटम भी तय होता है कि सरकार, तो सरकार उसी का लाइसेंस देगी जिसको सरकार अलाउ करना चाहेगी। अगर मान लो कॉमिक्स छापना, सरकार ऐसा मानती है कि कॉमिक्स छापना लोग बच्चों के लिए अच्छा नहीं है, तो इसका लाइसेंस ही नहीं देगी। और जब तक आपके पास लाइसेंस नहीं होगा, आप उस वस्तु को बना नहीं सकते हैं, उसकी फैक्ट्री नहीं लगा सकते। तो कॉमिक्स नहीं बनेगी। अब टेक्स्ट बुक छपेंगी। टेक्स्ट बुक भी अगर मान लो छप रही है, ये भी सरकार तय करेगी कि कितनी टेक्स्ट बुक छपनी है। 1 लाख टेक्स्ट बुक छापनी है, 2 लाख छापनी है, 10 लाख छापनी है, ये सरकार आपको तय करेगी और इसका एक कोटा देगी आपको कि ये कोटा जो है ये जारी है, इतना ही आपको छापनी है। कितनी वस्तु बाजार में बिकनी है वो भी सरकार तय कर देगी कि भाई आपको हर महीने 10,000 किताब ही बाजार में बेचनी है, ना कम ना ज्यादा। ये नहीं कि आप एक महीने में 50,000 किताब भेज दो और अगले महीने 5,000 बेचो या ना बेचो, ये भी नहीं कर सकते। आपको हर महीने बेचनी भी पड़ेगी। ऐसा नहीं कि आप ब्लैक मार्केटिंग कर रहे हो सकता है आप दाम को बढ़ाने घटाने के लिए कम ज्यादा प्रोडक्शन को आप नहीं कर सकते।
अब ऐसा करने में अब ये सब चेक करने का काम कौन करेगा कि ये सब नियम कानून लागू हो रहे हैं या नहीं हो रहे, जो लाइसेंस के अनुरूप काम हो रहा है नहीं हो रहा है, कोटा चलो ठीक से लागू हो रहा है नहीं हो रहा है, ये काम करने के लिए किसकी जरूरत पड़ेगी, कौन करेगा इस काम को? लाइसेंस गवर्नमेंट करेगी ना। गवर्नमेंट का कौन, कोई अधिकारी करेगा, है ना, आदमी यस सर। गवर्नमेंट में तो प्रधानमंत्री तो आके जारी नहीं करते हैं, तो कोई एक अधिकारी, गवर्नमेंट के ऑफिसर। हाँ, तो उस अधिकारी को क्या बोलते हैं हम? वो हमारे सिस्टम में इंस्पेक्टर कहा जाता था। खासतौर पे हमारा एक सेंट्रल एक्साइज डिपार्टमेंट है, उससे ही इंस्पेक्टर राज काम शुरू हुआ। उसका काम था ये, सेंट्रल एक्साइज हमारा विभाग था जो कस्टम इंस्पेक्टर। कस्टम इंस्पेक्टर। हाँ हाँ, कस्टम कस्टम इंस्पेक्टर कस्टम पर खड़ा होता था, ये सेंट्रल एक्साइज इंस्पेक्टर सेंट्रल एक्साइज पर। ये सेंट्रल एक्साइज इंस्पेक्टर का इतना अधिकार होता था, अभी भी जीएसटी में अब उसका नाम बेचारे का बदल गया, ये सेंट्रल एक्साइज इंस्पेक्टर का इतना अधिक समय अधिकार था कि बिना इस इंस्पेक्टर के पूछे ना तो फैक्ट्री लगती थी, ना वो फैक्ट्री में प्रोडक्शन होता था। मतलब जो मालिक है अपनी मर्जी से ना पैदा कर सकता है कि चलो हमें कुछ काम करना है, ना वो अपनी फैक्ट्री से सामान को बाहर निकाल सकता है। हर स्टेज पे उसको इस इंस्पेक्टर के पास जाना पड़ेगा, उससे एक परमिशन लेके आनी पड़ेगी कि हम इतना प्रोडक्शन कर लें, हम जो है इतना सामान बेच दें। तो उसको हर स्टेज पर जाके फैक्ट्री वाले को उसकी अनुमति लेनी पड़ती थी, और इसी से ये शब्द जनरेट हुआ जिसको इंस्पेक्टर राज कहा गया। जो इंस्पेक्टर राज जो शब्द आपने सुना है, ये इंस्पेक्टर राज शब्द, यस सर। अरे ये सब तो सभी ने सुना होगा। जो ये इंस्पेक्टर राज शब्द है, ये इंस्पेक्टर राज शब्द बेसिकली ये सेंट्रल एक्साइज का इंस्पेक्टर होता है हमारा। तो उसका काम होता था कि वो हर चीज को चेक करता था। अब उस इससे लोग बड़े परेशान थे, फैक्ट्री वाले बड़े परेशान थे, क्योंकि एक अधिकारी हमारा जैसा आपके हम लोगों जैसा कोई एक एसएससी का अधिकारी ऐसा बन जाता है, वो हर लेवल पर, बाकी सब गड़बड़ भी होती है, परेशानी अलग होती है, गड़बड़ अलग होती है। तो ये इंस्पेक्टर एक लेबर इंस्पेक्टर होता था, तो लेबर इंस्पेक्टर ये अभी भी होता है खैर। तो लेबर इंस्पेक्टर अपनी तरीके की बदमाशी करता है, वो कहता है कि नहीं ये चीज ये ऐसे नहीं होनी चाहिए, वैसे होनी चाहिए। तो ऐसी समस्याएं थी। अब ऐसे समय में क्या कोई फैक्ट्री लगा सकेगा, और अगर लगा भी लेगा तो क्या उसे चला सकेगा? नो सर। जब एक लेबर इंस्पेक्टर बैठा हुआ है, एक एक्साइज इंस्पेक्टर बैठा हुआ है, इसलिए आप देखेंगे एक्साइज इंस्पेक्टर की बड़ी पूछ होती है अभी भी लोग, जबकि अब बेचारे का इतना रोल नहीं रह गया है, परंतु फिर भी जो है उसको बड़ी रिस्पेक्ट से देखा जाता है। कुछ कुछ तो मैंने मूवीज में भी देखा है इनको, एक्साइज इंस्पेक्टर को, कस्टम इंस्पेक्टर्स को। तो ये एक समय में बहुत बड़े बड़े पद हुआ करते थे, बहुत पावरफुल पद होते थे। जैसे मतलब इवन शायद जो आईआरएस अधिकारी होगा उससे भी, वो भी पावरफुल था, पर उससे भी ज्यादा उसके पास शक्तियां थी। न्यूसेंस वैल्यू, पावर इज न्यूसेंस, मैं हमेशा ये बात मानता हूँ। आपने वो मूवी, कई मूवीज में इस तरीके के वो दिखते हैं, जो ये अधिकारी किस तरीके से काम करते हैं। तो ये जो इंस्पेक्टर राज था, इससे लोग और फैक्ट्री के लोग खासतौर में ज्यादा परेशान थे। तो ये इनको हटाया गया कि भाई ये लाइसेंस सिस्टम खत्म होना चाहिए, कोटा सिस्टम खत्म होना चाहिए, और ये इंस्पेक्टर राज खत्म किया जाना चाहिए, और हमें अधिकार होना चाहिए कि हम किसकी फैक्ट्री, जब तक हम कोई गैर कानूनी काम नहीं कर रहे हैं। अब मैं कौन सी किताब छाप रहा हूँ, इसके लिए मुझे समय समय पर जा जाकर किसी एक इंस्पेक्टर से अनुमति लेनी पड़ेगी। ये तो बहुत ही विडंबना है। भाई मैं गैर कानूनी काम नहीं कर रहा हूँ, कुछ गलत नहीं कर रहा हूँ, किताब बना रहा हूँ, तो मुझे उसकी अनुमति होनी चाहिए। तो ये लाइसेंस खत्म किए गए। कितनी बनाऊं, अगर ज्यादा बना रहा हूँ या कब बना रहा हूँ, उसका घाटा फायदा मुझे है, नुकसान होगा तो मेरा है, फायदा होगा तो मेरा है। तो ये सब सिस्टम फिर धीरे धीरे खत्म किए गए, और ये इंस्पेक्टर राज को तब्दील किया गया। अगला है प्राइवेटाइजेशन। अब प्राइवेटाइजेशन और लिबरलाइजेशन कैसे अंतर है? प्राइवेटाइजेशन में क्या था कि सरकार ने बहुत से पीएसयूज बनाए थे,
बहुत सारी ऐसी कंपनियां बनाई थी जो कि पब्लिक सेक्टर यूनिट थी, और इन पब्लिक सेक्टर यूनिट्स को एकाधिकार प्राप्त था। सर डिस्कनेक्ट हो गए क्या? सर डिस्कनेक्ट हो गए क्या? हाँ लगता है। हेलो लगता है। उनका नेट डिस्कनेक्ट हो गया था। सर के लैपटॉप की चार्जिंग खत्म हुई थी शायद, तो मैंने देखा। 20 मिनट की क्लास बाकी है। वेट करते गाइस, वेट करते गाइस, सर रीजॉइन जरूर करेंगे। आप में से किसी का इलाहाबाद ARO का एग्जाम है क्या? गाइस प्लीज रिस्पॉन्स करें। आप में से किसी का इलाहाबाद ARO का एग्जाम है क्या? नो नहीं। इलाहाबाद हाई कोर्ट जी जी है। नहीं। कोई सिस्टर थी बता रही थी है मेरा, मैं तैयारी कर रही हूँ। शायद प्रियंका थी, शायद मुझे पता नहीं, शायद प्रियंका थी। हाँ शायद प्रियंका जी। क्या वो है आज ऑनलाइन है? हाँ है तो। हेलो। यस सर। यस सर। यस सर, यस सर। तो हम बात कर रहे थे प्राइवेटाइजेशन की। प्राइवेटाइजेशन में क्या था, बहुत से PSUs बनाए गए थे, पब्लिक सेक्टर यूनिट, और इन पब्लिक सेक्टर यूनिट को मोनोपोली हासिल थी कि ये वाला सामान यही कंपनी बनाएगी, यही पब्लिक सेक्टर की कंपनी बनाएगी और कोई कंपनी नहीं बनाएगी। ये दवाई बनाने का काम केवल ये कंपनी करेगी। अब ये प्राइवेट, ये इससे क्या होता था, PSU से, पब्लिक सेक्टर यूनिट से, इनकी अपनी इनएफिशिएंसी थी, क्योंकि नंबर एक कि ये लोग काम खुद नहीं करते थे, मतलब ठीक है अधिकारीगण हैं, उनको जैसा हमने कल भी चर्चा की थी, उनको कोई इंसेंटिव नहीं है कि वो क्यों ज्यादा काम करें। एक प्राइवेट कंपनी का मालिक ज्यादा काम करता है क्योंकि उसे ये लगता है कि मैं बहुत सारा पैसा कमा लूंगा, ज्यादा मतलब ज्यादा काम करूंगा ज्यादा पैसा मिलेगा। परंतु एक सरकारी आदमी को, नौकरी वाले आदमी को, तनख्वाह बनी बधाई वाले आदमी को इससे कोई लाभ नहीं होता, ज्यादा करे कम करे उसे उतने ही पैसे मिल रहे हैं, तो उसकी कोई प्रायोरिटी नहीं होती है। तो ऐसे उसमें हमने PSUs बनाए हुए थे, और इन PSUs को कई सामान देने का अधिकार केवल इन्हीं को था कि ये किताब किताब छापने का अधिकार केवल ये कंपनी करेगी, दवाई बनाने का काम केवल ये वाली कंपनी करेगी। तो इससे क्या होता था कि हमारी दवाई सेक्टर है उसमें पता चलेगा कि आपको दवाइयाँ नहीं मिल रही क्योंकि वो कंपनी काम नहीं कर रही ठीक तरीके से, और किसी को हमने अधिकार नहीं दे रखा कि वो दवाई बना ले। कोई किताबों की मार्केट में शॉर्टेज है क्योंकि कोई और दवाई किताब बना नहीं सकता, और जिसको किताब बनाने का काम दिया गया वो किताब बना नहीं पा रहा ठीक तरीके से, एफिशिएंट नहीं है। तो ऐसे समय में इसको प्राइवेटाइज किया गया, ये प्राइवेटाइजेशन था। ग्लोबलाइजेशन एक और तीसरी चीज थी। ग्लोबलाइजेशन, तीनों में अंतर है। ग्लोबलाइजेशन ये है कि हमने अपने आप को, कि हमें अपनी इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग करनी है, इस काम को करने के लिए हमने क्या किया था कि अपने जितने आर्थिक जो अपने दरवाजे हैं जो विदेशों के साथ, ये भारत है, ठीक है, ये भारत है, तो इस भारत ने क्या किया कि भाई हम अपने देश में किसी भी सामान को घुसने नहीं देंगे। जैसा क्लोज्ड इकोनॉमी। इसको क्या क्लोज इकोनॉमी या इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन की पॉलिसी ये सब बोलते थे कि हमारे देश में कोई सामान नहीं आएगा, ताकि हम अपने देश के जो सामान है वो जो कंपनियां हैं वो बेहतर कर पाए, है ना, जो PSUs हैं वो अच्छा करें, और जो हमारे देश की इंटरनल फैक्ट्रीज हैं वो अच्छा करें।
परंतु हुआ क्या, आपने ये दरवाजे तो बंद कर दिए तो बाहर से भी कोई सामान नहीं आ सकता। आपने दवाइयां बाहर से भी नहीं आने थी, अंदर जो कंपनियां बनाई गई वो दवाई पैदा नहीं कर पा रही थी। तो ना तो अंदर प्रोडक्शन अच्छा हो पा रहा है ना बाहर से हो पा रहा है, इसलिए हमारी अर्थव्यवस्था खतरे में आ गई थी। अब ये इसको निपटने की आवश्यकता थी। और दूसरा कारण ये भी है कि जब आपने दरवाजे बंद कर दिए हैं, आपके यहाँ कोई सामान आ नहीं सकता, तो आपके यहाँ से कोई सामान जा भी नहीं सकता। आप इंपोर्ट नहीं कर पाएंगे तो एक्सपोर्ट भी नहीं कर पाएंगे। जब आप किसी से सामान नहीं खरीदेंगे, आप मुझसे बात नहीं करेंगे तो मैं भी आपसे बात नहीं करूंगा, सीधी सी बात है। आप मेरा काम नहीं करेंगे तो मैं भी आपका काम नहीं करूंगा, मैं भी आपको किसी काम नहीं आऊंगा। ये तो ऑब्वियस सी बात है ना, इसमें तो कोई दो राय होनी ही नहीं चाहिए। तो ऐसे में यस हमारी सर। आर्थिक वो थी वो बन गई थी। हमने फिर ये एहसास किया कि भाई ये चीज अच्छी नहीं है, इसको हमें बदलना चाहिए। इससे क्या है, इनएफिशिएंसी भी आती है। जो नई टेक्नोलॉजी है वो हमारे देश को पता नहीं चलेगा कि भाई किताब छापने का जो आप तरीका इस्तेमाल करें तो बहुत पुराना है। आज के समय तो ऐसी मशीन आ रही है, आप दिन में 50 किताब में नहीं छापते, वो मशीन एक दिन में 5,000 किताब छाप देती है मशीन। ठीक है, तो आपके यहाँ जो शॉर्टेज हो रही है चीजों की, वो इसलिए हो रही है क्योंकि आपकी टेक्नोलॉजी आउटडेटेड है। और टेक्नोलॉजी अपग्रेडेड कैसे होगी, जब आप दूसरों से वो करेंगे, दूसरे देशों से मशीनें मंगाएंगे। तो इस बात को ये समझा गया कि हाँ जी ये बहुत जरूरी है। तो हमने फिर अपने देश के दरवाजे खोले कि हमारे देश में भी आप सामान ला सकोगे। और दूसरा रियलाइजेशन सबसे इंपॉर्टेंट था बीओपी का। हमें ये बात समझ आई कि जब तक ये बीओपी हम मेंटेन नहीं करेंगे तब तो हम बहुत भारी मुश्किल में रहेंगे। हम चाहे ना चाहे हमें इंपोर्ट करना ही करना है। वो इंपोर्ट करने के लिए हमें फॉरेन एक्सचेंज चाहिए ही चाहिए, और वो आएगी नहीं तो हम करेंगे कैसे। तो ये सब कुछ कारणों से हमने फिर अपनी अर्थव्यवस्था को खोला और ये प्रोसेस कहलाया ग्लोबलाइजेशन। तो तीनों चीजें अलग अलग हैं। ग्लोबलाइजेशन एक अलग चीज है, हमने ग्लोबल इकोनॉमी, बाहर से आने वालों को अनुमति दी और बाहर अपने सामान को जाने की अनुमति दी, ये कहलाता है ग्लोबलाइजेशन, कि हम एक ग्लोबल इकोनॉमी का हिस्सा बन गए। प्राइवेटाइजेशन कहलाता है जब हमने अपनी जो पब्लिक सेक्टर यूनिट्स थी उनको सीमित करना शुरू किया, या कम से कम उनको कॉम्पीट करना कि भाई ठीक है आप अपनी कंपनी चलाओ, पर ये प्राइवेट कंपनी भी आपके काम कर सकती है। जो जैसे दवाइयों की बहुत सी कंपनियां हैं, पहले केवल दवाइयों की कंपनियां, या बैंकिंग सेक्टर में सभी जो है सरकारी बैंक थे। अब वो बैंक काम करे ना करे आप कुछ नहीं कर सकते, तो देश में बैंकिंग क्राइसिस होगा। परंतु उसकी जगह पर फिर ओपन कर दिया गया कि भाई ये बैंक भी काम कर रही है, ये बैंक भी काम कर रही है, कंज्यूमर को जिसकी सर्विस अच्छी ले उससे खरीदे। अब ऐसे में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को क्राइसिस हो गई कि भाई हमें नौकरी नहीं, मतलब अगर हमारी बैंक नहीं चलेगी तो तनख्वाह नहीं मिलेगी, पैसा नहीं मिलेगा, हमारी बैंक डूब जाएगी। तो जब एचडीएफसी और आईसीआईसीआई बैंक आए तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया या अदर बैंक्स को उसके अगेंस्ट कॉम्पीट करना पड़ा, उन्हें ही करना पड़ा कि नहीं नहीं, अब जैसा हम जो कस्टमर को आया भगा दिया वो काम अब नहीं कर सकते, अब हमें उनकी पूरी देखभाल करनी पड़ेगी जैसे कि दूसरी बैंक कर रहे हैं, ताकि वो यहाँ से खाता बंद ना कराए। ये चीज कहलाई प्राइवेटाइजेशन। और तीसरी चीज है लिबरलाइजेशन, जब हमने जो रेस्ट्रिक्शंस थे मैन्युफैक्चरिंग पर, इंडस्ट्री लगाने पर, कोई भी बिजनेस करने पर, जो हमने तमाम तरीके के रोक लगा रखे थे उनको हटा दिया, वो कहलाता है लिबरलाइजेशन। ये तीनों अलग अलग चीज है। उम्मीद करता हूं कि ये आपको तीनों मैं कुछ हद तक समझा सका हूँ। सर लिबरलाइजेशन में जो रूल रेगुलेशन का स्ट्रिक्टनेस था उसको कम कर दिया गया। रूल रेगुलेशन क्या थे, यही सब रूल रेगुलेशन थे ना, वो हाँ स्ट्रिक्टनेस। उसी ये रूल रेगुलेशन फालतू के थे। भाई आपने ये तय कर दिया कि एक इंस्पेक्टर होगा, वो आपको लाइसेंस देगा तभी आप फैक्ट्री खोल सकते हैं। अब ये सोचिए कि इसमें ये क्या चीज सही है, लाइसेंस देना, सरकार लाइसेंस देगी वही फैक्ट्री लागू होगी। आज हम इस बात को हाइंड साइड में सोचे तो क्या तर्कपूर्ण है। कोई आदमी कुछ व्यापार करना चाहता है, किताब छापना चाहता है,
किताबों की बड़ी आवश्यकता है हमारे देश में। एक दवाई की वो फैक्ट्री लगाना चाहता है, दवाइयों की बड़ी देश में आवश्यकता है। अब किताब लगाने की फैक्ट्री के लिए वो जगह जगह उसके पास जगह है, पैसा भी वो खुद अपना खर्चा करेगा, उससे जो आमदनी होगी वो कमा लेगा, ये उसका डिसीजन है। परंतु आप ये कहें कि नहीं नहीं नहीं, आपको अगर किताब बनानी भी है तो आप पहले हमारे यहाँ आइए, हमसे अनुमति लीजिए। अब आप छोटे से छोटा काम, आप सरकारी काम आप कराते हैं, आज के समय भी आप काम कराएंगे तो आप पानी पी जाते हैं। पहले के समय में सोचिए, आज से 30-40 साल पहले यातायात का कोई साधन नहीं था, ठीक है, बहुत सारी चीजें कम थी। कागज वो बोल देगा आपको कि नहीं ये फोटोकॉपी लेके आओ, इसको ये करके लाओ, रोज आपको चक्कर कटवाएगा। आप रोज जाते हैं आ जाते हैं, कितने दिन चक्कर काटेंगे भाई? आप कहेंगे छोड़ो यार, किताब का आइडिया ही बेकार है, इतना तो मैं परेशान हो गया इसमें, 1 महीने से चक्कर काट रहा हूँ। आज भी मैं देखता हूँ बहुत सारे लोग बिजली का कनेक्शन लगवाने के लिए, उसके लिए भी पैसा मांगा जाता है। बिजली का कनेक्शन लगा, एक कोई आदमी फैक्ट्री लगाना चाहता है, वो उससे कहता है कि भाई बिजली का कनेक्शन, वो फ्री में कनेक्शन नहीं लगवा रहा है, वो बिजली कंपनी को पैसा दे रहा है कि भाई ठीक है, आपका कनेक्शन चार्ज है वो मैं दूंगा, आपकी जो बिजली है उस बिजली का पैसा भी दूंगा। वो लगाने के लिए भी तब भी उससे पैसा मांगा जाता है कि भाई हमको, वो महीने भर से चक्कर काट रहा है, सिफारिशें लगवा रहा है, केवल किस लिए? बिजली कनेक्शन देने के लिए। अरे बिजली कनेक्शन देगी तो बिजली कनेक्शन कंपनी को भी फायदा है नहीं? बिजली कनेक्शन यस सर, इन लॉन्ग टर्म। लॉन्ग टर्म क्या, इमीडिएट उसकी बिजली ज्यादा बिके। आप दुकान चलाते हैं, आपकी दुकान पे ग्राहक आ रहे हैं, तो आपको तो उस ग्राहक से फायदा है भाई, वो सामान खरीदेगा तो आपको आपको पैसा मिलेगा, प्रॉफिट होगा। यस पर सर। आप अपनी दुकान पे किसी सरकारी आदमी को बिठा देंगे तो वो क्या करेगा? कोई सरकारी, मतलब मैं खुद सरकारी सर आदमी को, उसको सर पैसा मिलेगा ही तो वो काम नहीं करेगा ठीक से। वो सोचेगा कि नहीं, ना ही आए ये कस्टमर, ये मेरी नींद खराब कर रहा है, मेरा सोने का समय है, मैं सो रहा हूँ, ये फालतू मुझे परेशान करने आ गया सामान खरीदने, भगाओ इसको। तो कुछ ना कुछ करके ऐसा कुछ उपाय करेगा जिससे आप उसकी दुकान पे आओ ही मत, है ना? कुछ उल्टा सीधा बोल देगा। अब हर वक्त तो आप जा जाके दुकान के मालिक को ढूंढ के उसको शिकायत नहीं करोगे, इसमें आपको कोई इंटरेस्ट नहीं, आप कहोगे ठीक है ये दुकान वाला नहीं देता, मैं बगल की दुकान से सामान ले लेता हूँ, अगली बार आप कभी उस दुकान पे जाएंगे ही नहीं। तो वैसी ही स्थिति भारत में एक समय थी। तो उस समय पर कानूनों को, क्योंकि ये कानून व्यर्थ के थे ना, इन कानूनों की कोई आवश्यकता ही नहीं थी, जब तक कोई आदमी कोई ऐसा काम ना कर रहा हो जो गैर कानूनी नेचर का हो। या चलो पॉल्यूशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो पॉल्यूशन विभाग से अनुमति ले ले, पॉल्यूशन विभाग कह दे। ज्यादातर कंपनियां अब पॉल्यूशन नहीं करती हैं, किताब बनाने में कोई पॉल्यूशन नहीं होता है, सिंपल कागज आता है, उस पर प्रिंटिंग की जाती है, काटा चाटा जाता है और बेची जाती है किताबें। अगर किताबों का उत्पादन नहीं होगा तो देश को ही नुकसान है, किताबों की भी ब्लैक मार्केटिंग होने लगती है। जैसे एक उदाहरण हमारे सामने भी है, जो एनसीईआरटी की किताबें हैं, आप लोग सभी एनसीईआरटी की किताबें खरीदते होंगे। यस सर। एनसीईआरटी की किताबों में बहुत यस सारी सर। किताबें होती हैं, आपने कभी ध्यान दिया है इस बात को? अभी क्या क्या सर? भी क्या? नकली किताब होती है, मतलब नकली किताब मतलब वही छपा, सब कुछ वही होता है, और वो पब्लिकेशन मतलब जो पब्लिश होती है वो कहीं प्राइवेट आदमी कर रहा होता है, हाँ, तो तो सर उनमें पेपर भी अलग सॉल्यूशन होता है सर। क्वालिटी खराब होगी। अगर आप कभी किताब का देखोगे ना, जो यस सर, अच्छी, क्वालिटी खराब होता, पेज अच्छा नहीं होता उसका। अच्छा नहीं होगा, प्रिंटिंग बहुत गंदी सी होगी, ऐसा नहीं होता। जो एनसीईआरटी की जो जो जेन्युइन पब्लिकेशन वाली किताब होगी वो सही होगी। पर क्या होता है, प्राइवेट बहुत सारे उन लोगों को पता है कि एनसीईआरटी की किताब की बहुत डिमांड है। अब एनसीईआरटी ने अपना जो भी छापने का मैकेनिज्म है उसमें वो 10 लाख किताब छापती है, ये मानते हुए कि देश में 10 लाख बच्चे पढ़ाई करते हैं स्कूलों के अंदर में, वो ये किताब पढ़ेंगे। अब उनको ये नहीं पता कि 25 लाख तो ये आईएएस की तैयारी करने वाले बच्चे इस किताब को खरीद रहे हैं, या वो उसको अकाउंट फॉर नहीं कर रहे कि भाई उन्हें अपनी कैपेसिटी 10 लाख से 50 लाख बढ़ा देनी चाहिए। क्योंकि जितनी किताब बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं, मेरे ख्याल से उतनी किताब आईएएस के स्टूडेंट भी पढ़ रहे हैं। हर स्टूडेंट जो है एनसीईआरटी की किताब पढ़ता है।
अब जो प्राइवेट कई सारे लोग हैं वो इलीगल तरीके से इन किताबों को छाप लेते हैं और बेच देते हैं। तो ये वो है हाँ, या तो इनको अपनी कैपेसिटी बढ़ानी चाहिए कि भाई इस बात को समझते हुए कि किताब की डिमांड ज्यादा है तो छापे, ज्यादा किताब छापेंगे तो ज्यादा फायदा होगा। पर फिर वही सरकारीकरण आ जाता है कि सरकार की तरीके से हमें काम करना है। तो कई सारे फायदे भी हैं प्राइवेट इकोनॉमी के, जैसे एक प्राइवेट दुकान होती है और एक नौकर वाली दुकान होती है, दोनों में ट्रीटमेंट अलग होता है। जहां मालिक आपको देख रहा होता है वो अलग तरीके से आपको ट्रीट करता है। तो आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं, ये हमने कर लिया पॉवर्टी। अभी हम जल्दी जल्दी से बस रिकैप ही कर रहे हैं, हमने ये सब कुछ पढ़ लिया है अलग अलग समय पर, तो हम बस केवल इसको एक बार देख रहे हैं। तो हमारे जो पॉवर्टी है, ठीक है, मैं इससे थोड़ा सा, ये चैप्टर से थोड़ा सा सैड होता हूँ इस चैप्टर को पढ़ते पढ़ाते समय। ठीक है, हमारे देश में पॉवर्टी को लेके हमेशा से हमारी व्यवस्था की चिंता बनी हुई है। ठीक, जैसे यहाँ पर हम बात कर रहे हैं, हमारी जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में इससे पहले भी जब देश में आज़ादी की बातें होती थी, उस समय भी गरीब लोगों को ये बातें होती थी कि जो गरीबी है, जब देश आज़ाद हो जाएगा तो गरीबी पूरी तरीके से खत्म हो जाएगी। तो वो उस दौर से शुरू हो गई थी, परंतु उसके बाद तक चलती रही। विडंबना यह है कि आज 70 साल बाद भी हम वो अचीव नहीं कर पा रहे हैं। तो जब हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में भी जवाहरलाल नेहरू ने कहा था, दिस अचीवमेंट इज जस्ट बट अ स्टेप एंड ओपनिंग ऑफ अपॉर्चुनिटी टू ग्रेट ट्रायम्फ्स एंड अचीवमेंट दैट अवेट अस, द एंडिंग ऑफ पॉवर्टी एंड इग्नोरेंस एंड डिजीज एंड इनइक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी। ठीक है, तो हमारे हमारे संविधान सभा में उन्होंने कहा था कि हमें गरीबी को खत्म करना है, इग्नोरेंस को, ठीक है, जो हमारी इग्नोरेंस है, हम लोग जानते नहीं है, उसको खत्म करना है, अविद्या को, अज्ञान को मिटाना है, डिजीज को मिटाना है, एंड इनइक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, जो अवसरों की इनइक्वालिटी है, किसी के पास बहुत अवसर है, किसी के पास अवसर बिल्कुल नहीं है, तो इन सब को मिटाना है। परंतु इनमें से ज्यादातर चीजें आज के समय भी हमारे सामने मौजूद हैं, तो आज भी एक बड़ा चैलेंज है जिसको हमें डील करना है। तो इसके लिए हमें काम करने की आवश्यकता है। तो हमारी इसी पॉवर्टी को खत्म करने के लिए हमने ये शुरू किया गया था कार्यक्रम। उस समय पर अभी भी हमारे देश में 25-30 करोड़ के करीब लोग ऐसे हैं जो बिलो पॉवर्टी लाइन रह रहे हैं, और भारत की पॉवर्टी लाइन एब्सोल्यूट पॉवर्टी लाइन है, ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। जैसे बाकी देशों में गरीब जो होते हैं वो पॉवर्टी दो तरीके से इसमें आएगा शायद, तो हम इसमें बात करेंगे कि एब्सोल्यूट या कर ही लेते हैं अभी। देयर इज टर्म कॉल्ड पॉवर्टी की जो व्याख्या है उसमें दो हिस्से हो सकते हैं, एब्सोल्यूट पॉवर्टी एंड रिलेटिव पॉवर्टी। व्हाट इज एब्सोल्यूट पॉवर्टी? सर, जो एब्सोल्यूट का मतलब कि जो रहे वो पॉवर्टी मतलब उसके साथ है ही, और रिलेटिव का मतलब कि वो जो भी आप जैसे कि कोई आदमी है जो कमा रहा हो और वो निश्चित पीरियड के लिए बस पॉवर्टी है उसके पास। नहीं, ऐसा नहीं है। एब्सोल्यूट पॉवर्टी का मतलब है, देखिए पॉवर्टी को हम दो तरीके से देख सकते हैं। पॉवर्टी को अगर सर देखने की कोशिश करें, देश की आर्थिक स्थिति को ध्यान में सर इसका संबंध है सर। ठीक है, पॉवर्टी का जो अर्थ है, पॉवर्टी का मतलब क्या होता है पहले ये समझ लेते हैं। पॉवर्टी गरीबी है क्या? गरीबी है एक ऐसी पूर्ण जब निर्धनता। आप अपनी आवश्यकता की जरूरतों चीजों को ना खरीद सके। ठीक है, गरीब किसे बोलेंगे? भाई कोई आदमी है वो अपने लिए फूड चाहता है, एक नेचुरल रिक्वायरमेंट है उसकी, वो अपने लिए घर चाहता है, छत चाहता है, उसके बाद वो होम नहीं है, क्लोथिंग नहीं है, बेसिक एम्यूनिटीज जो बहुत ही मूलभूत, रोटी कपड़ा मकान जिसे हम कहते हैं ना, रोटी कपड़ा मकान,
वो भी नहीं है किसी के पास, या उसे खरीदने की क्षमता नहीं है, तो वो कहलाती है हमारे यहाँ पॉवर्टी। गरीबी क्या है कि आदमी गरीब है। तो इस गरीब, जैसे भारत में हम देखते हैं बहुत से ऐसे लोग हैं जो आज भी, जिनके पास खाना बराबर नहीं है, ठीक खाना नहीं है, छत नहीं है, घर नहीं है, कपड़ा नहीं है, तो ये स्थिति, इसके लिए एक इनकम लेवल डिफाइन हो जाता है कि आदमी को खाना खाने के लिए, जैसे जैसे हम जो पॉवर्टी की डेफिनेशन यूज करेंगे ना, वो हम कैलोरी बेस्ड पॉवर्टी की डेफिनेशन हम यूज करते थे, शायद तेंदुलकर कमेटी ने इसको बनाया था। कैलोरी यस बेस्ड सर। कि एक आदमी की जो बायोलॉजिकल जरूरत है, कितनी है बायोलॉजिकल जरूरत? 1024। न, जहां तक मेरे को ये ठीक याद है कि शहरी क्षेत्र के लिए, नहीं, आदमी औरत का डिफरेंस है शायद, ये मैन के लिए और ये वुमेन के लिए। नो सर, सर अर्बन और रूरल के अकॉर्डिंग। अर्बन रूरल में इसकी कॉस्ट चेंज हो जाती है, वो उस पर आते हैं। इंसान को बायोलॉजिकली, इंसान मतलब मेल के लिए कहा गया है कि उसे 2400 कैलोरी पर डे खरीदनी होती है, खानी चाहिए, और एक वेमेन को 2100 कैलोरी। ठीक है, तो इस 2100 2400 कैलोरी खाने के लिए उसको फूड खरीदना पड़ेगा, आटा खरीदेगा, गेहूं आटा, चावल, तेल, सब्जी, जो कुछ भी चीजें हैं वो उसे खरीदने के लिए पैसा चाहिए। आटा पैसे से आता है, सब्जी पैसे से आती है, तेल पैसे से आता है। 2400 कैलोरी का जो फूड है, अगर कोई आदमी 2400 कैलोरी भी ना खरीद सके तो वो गरीब कहलाता है। मतलब उसके पास इतने पैसे भी नहीं है कि वो अपने लिए समुचित फूड खरीद सके, तो वो आदमी कहलाता है गरीब। ठीक है, हमारे देश में। और वो है एब्सोल्यूट पॉवर्टी, कि एक आदमी, उसके लिए लेवल डिफाइन किया गया था। अब क्योंकि जो खरीदने की क्षमता होती है ग्रामीण क्षेत्रों में और शहरी क्षेत्रों में बदल जाती है, रूरल एंड अर्बन एरियाज में। हेलो सर। हाँ, अभी मुझे पूरा कर, तो बीच में इंटरजेक्ट मत करो, ठीक है, रुक जाओ। हाँ, तो हमारे देश में हमें जब फूड खरीदना है, खाना खरीदना है, 2400 कैलोरी के लिए लेट से मांग लेते हैं कि एक दिन में एक आदमी को 1 किलो आटा खरीदना है, ठीक है, 50 ग्राम तेल खरीदना है, 500 ग्राम सब्जी खरीदना है, ठीक है, और भी जो भी फूड के आइटम्स हो। अब ये आटा आएगा 20 रुपए का, तेल आएगा 50 ग्राम आटा, तेल 10 रुपए का, ये वेजिटेबल्स आएंगी 15 रुपए की, तो टोटल हो गए इतने। तो ये जो कॉस्ट है आटा की, सब्जी की, तेल की, और जो भी फूड के इंग्रेडिएंट है, ये कॉस्ट ग्रामीण क्षेत्रों में और शहरी क्षेत्रों में सेम नहीं होती है। एक मिनट आप होल्ड कीजिएगा, टाइम भी हो गया, चलो खत्म करते जल्दी से। तो शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में कीमत अलग अलग है, प्राइसेस की, चीजों की जो कीमत है वो अलग हो जाती है। उसके कारण से जो ये लेवल है दोनों के लिए अलग है। यहाँ पर अगर 1000 रुपया प्रति महीना कोई आदमी कमा रहा है और ग्रामीण क्षेत्रों में 800 कुछ रुपए है, कितने, 814 818 ऐसा कुछ है सर। 818 818 रुपया पर मंथ। तो अगर एक व्यक्ति ग्रामीण क्षेत्र में रहता है और वो 818 रुपए भी कमा नहीं पा रहा, इसका अर्थ ये है, क्योंकि अगर हम इसको कैलकुलेट करें तो 45 रुपए, जैसे मैंने रफली ऐसे कुछ लगा दिया कि 45 रुपए आदमी को, एक आदमी को एक दिन की खुराक के लिए चाहिए, तो 45 को 30 से गुणा कर दो, या 40 को 30 से गुणा करोगे 1200 आएगा। यानी कि 1000 रुपए एक आदमी को अपने लिए समुचित खाना खरीदने के लिए, शहर में अगर वो रहता है तो 33 रुपए उसके पास होने चाहिए, तभी वो अपने लिए सही खाना, बराबर खाना खरीद सकता है। ग्रामीण क्षेत्र में अगर वही आदमी रहता है तो 27-28 रुपया उसको चाहिए होगा केवल और केवल खाना खरीदने के लिए। अगर किसी के पास इतने भी पैसे नहीं है, 33 रुपए भी प्रति दिन के हिसाब से नहीं है, तो वो एक एब्सोल्यूट पॉवर्टी की स्थिति में है, बिलो पॉवर्टी लाइन की स्थिति में है। तो ऐसे बहुत से लोग हैं जिनके पास रोज का
30 रुपए भी नहीं है। ये स्थिति कहलाती है एब्सोल्यूट पॉवर्टी और दूसरी स्थिति होती है रिलेटिव पॉवर्टी। ये लेवल याद रखिएगा, अर्बन एरिया में 1000 रुपया और शहर ग्रामीण क्षेत्रों में 818 रुपया। बाद में बीपीएल की जो पॉवर्टी लाइन की व्याख्या है वो बदल दी गई है। जो रिलेटिव पॉवर्टी है उसमें होता है, हेलो सर। हाँ जी सर जो एब्सोल्यूट पॉवर्टी है सर, इसमें मतलब देश के आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए नहीं करते सर। ये हम केवल भारत देश की बात करें, किसी और जगह की बात नहीं कर रहे। ये हम केवल भारत देश की बात करें, ये भारत देश की व्याख्या है क्योंकि ये भारत देश के प्राइसेस पर निर्भर करता है। अब हम आते हैं रिलेटिव पॉवर्टी पे। व्हाट इज रिलेटिव पॉवर्टी? भारत में गरीबी है या पाकिस्तान में गरीबी है, श्रीलंका में, नेपाल में गरीबी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। बहुत से लोग ऐसे हैं जो इतना कम कमाते हैं कि वो अपने रोज की जरूरत की कैलोरी भी नहीं खरीद सकते। अब अगर हम यूएस या डेवलप्ड वर्ल्ड में चले जाते हैं, जो विकसित देश है, क्या वहां पर भी सभी लोगों के पास सभी लोग अमीर हैं? क्या वहां कोई गरीब नहीं है? नो सर, सर वहाँ भी गरीब है। वहां कैसे गरीब है? वहां कैसा सर गरीब वो लोग वॉलेंट्री मतलब वो लोग चाहते हैं कि हम काम करें, लेकिन वो लोग देखते हैं कि नहीं करना है अब, तो मतलब उनके मन पे है वो। गरीबी वहां पर भी है, परंतु वहां ये गरीबी ऐसी गरीबी नहीं है कि आदमी खाने के लिए भी ना खरीद सके। वहां गरीबी ऐसी होगी कि एक आदमी $2000 पर महीना कमा रहा है। अगर कोई आदमी $2000 से कम कमा पा रहा है, अब भारत में देखेंगे $2000 को कन्वर्ट करेंगे तो 1.5 लाख रुपया महीना। सर 37.2 मिलियन पीपल इन पॉवर्टी सर वहाँ है सर, अमेरिका में 37.2 मिलियन पीपल इन पॉवर्टी। अप्रोक्सीमेटली सर 3.3 मिलियन मोर देन इन, सर ये 2020 का डेटा है। ठीक है, थैंक यू। सैफ, आप सैफ बोल रहे हैं? यस सर। सैफ, आप ना बीच में इंटरजेक्ट करते हो, मुझे देखो ये बात कहने में थोड़ा अटपटा लगता है, पर ज्यादा इंटरजेक्ट करना ना एक कंटिन्यूटी को तोड़ता है। ये बात मैं पहले भी कह चुका हूँ। अच्छा, सर आधी बातें समझ नहीं आती इनकी वजह से। नहीं कोई बात नहीं, ठीक है, उनकी कोई वैसी वो नहीं है, परंतु ज्यादा इंटरजेक्ट करने से क्या है कि वो थॉट प्रोसेस, जो चिंतन या एक कंटिन्यूटी ऑफ थिंग होती है, वो टूटती है। चलो, तो हम अगर भारत के परिप्रेक्ष्य में देखें कि कोई आदमी $2000 कमा रहा है, यानी 1.5 लाख रुपया कमा रहा है यूएसए में, वो आदमी गरीब कहलाएगा। पता चलेगा कि वो आदमी बीपीएल है, बिलो पॉवर्टी लाइन जा रहा है, जिसका कारण है कि 1.5 लाख रुपए कमाने के बावजूद भी, यहाँ तो रईस आदमी के पास भी, अच्छे खासे आदमी के पास भी 1.5 लाख रुपए महीने की आमदनी नहीं होगी। वहां रिलेटिव पॉवर्टी है। वहां क्या है, वो पॉवर्टी को देखते हैं कि हमारे देश में तो अगर हम लोगों की इनकम वाइज अरेंज कर दें तो बॉटम के 10% लोग कौन है, आखिर के 10% लोग कौन है, जो लास्ट स्टाइल है रैग पिकर्स। हाँ, रैग पिकर्स नहीं, वहां पर क्या है, आमदनी की और सरकार उनको साधन देती है, काम के लिए देती है, फिर कुछ भत्ता वगैरह भी यूएस में नहीं देती, पर और जगह पर वो भी देती है। परंतु उसके बावजूद कई लोग काम नहीं करते हैं, काम नहीं करना चाहते हैं, या वो उतने एजुकेटेड नहीं है, या वो इतने मोटिवेटेड नहीं है काम करने के लिए, या वो ड्रग्स या किसी और तरीके की समस्या में उलझे हुए हैं, पारिवारिक समस्याओं में उलझे हुए हैं। तो ऐसे कई सारे कारण हैं। वहां वर्क की अपॉर्चुनिटी रिलेटिवली काफी ज्यादा है, परंतु कई लोग अपनी कैपेसिटी ना होने के कारण, उसके कई भी कारण हो सकते हैं, लैक ऑफ एजुकेशन हो सकता है, लैक ऑफ फैमिली स्ट्रक्चर है, वायलेंस है कि भाई वो लोग बहुत से लड़ाई झगड़े में फालतू वो रहते हैं। ऐसे कई चैलेंजेस हैं जो वहां के लोगों को सामना करना पड़ता है। और इससे होता क्या है
वहां पर लोगों के पास इतनी इनकम है कि सभी लोग फूड खरीद सकते हैं, फूड खरीदने की कोई दिक्कत नहीं है। परंतु कम पैसे होने के पास क्या होगा उनकी प्रॉब्लम, उनके पास एजुकेशन, अच्छे एजुकेशन का, वह चीजें फिर महंगी भी हैं। जैसे हमने बात की $2000, वहां पर मैं ऐसे अंदाजे से बोल रहा हूँ, $2000 से तो खैर कम ही है वहाँ की पॉवर्टी लाइन। पर जो भी उनकी पॉवर्टी लाइन है उसके जो गरीब लोग हैं वहाँ के, वो लोग वहाँ की एजुकेशन अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। हेल्थ हेल्थ बहुत महंगा है यूएस में, वो उसे अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। वो लोग एजुकेशन, हेल्थ, फिर उसके बाद मतलब कोई भी और इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी के लिए वो काम नहीं कर पाते। तो ऐसे में वो देश की जो व्यवस्था है, जो आर्थिक व्यवस्था है, उससे पिछड़ते जाते हैं और वो नीचे आते जाते हैं। तो ऐसे लोगों को वो गरीब रखते हैं, और ये जो स्थिति है ये कहलाती है रिलेटिव पॉवर्टी। क्योंकि यहाँ पे ये लोग जो बॉटम के 10% लोग हैं, ये ऐसा नहीं कि इंडियन स्टैंडर्ड से तो बहुत अमीर होंगे, परंतु ये रिलेटिवली पुअर है कंपेयरिंग देम टू देयर अदर काउंटर पार्ट्स इन देयर ओन कंट्री। ठीक है, जब 90% लोग ठीक है तो वो उसमें से गरीब होते हैं। ठीक है, तो ये रिलेटिव पॉवर्टी और एब्सोल्यूट पॉवर्टी है। तो इसको हम आगे कर लेंगे। अभी हम आज की क्लास को यहीं पर खत्म करते हैं। आप ये पॉवर्टी वाला चैप्टर सभी लोग एक बार ध्यान से देख लीजिएगा। ठीक है, इसको पढ़ लीजिएगा, अच्छा चैप्टर है। हमारी बेसिक समझ को डेवलप करने के लिए इसमें इसमें बेसिकली यही सारा डिस्कशन है जो मैंने अभी किया। पॉवर्टी क्यों होती है ये मेरे ख्याल से आप मुझसे भी अच्छी तरीके से बता सकेंगे। पॉवर्टी एलिविएशन के लिए यहाँ से हम कर लेंगे कल कि पॉवर्टी एलिविएशन का मतलब होता है पॉवर्टी को कैसे खत्म करना है, गरीबी को कैसे मिटाना है। तो पॉवर्टी एलिविएशन के क्या क्या कार्यक्रम चल रहे हैं इसकी हम चर्चा कल करेंगे। ठीक है, चलिए तो आज की क्लास खत्म करते हैं। थैंक यू सो मच, आप लोग अपनी पढ़ाई। थैंक यू सर। ओके, थैंक यू Thank सर। you, sir. किसी का कोई Have a सवाल? good day. सर। ओके, गुड डे, Thank you, बाय, sir. थैंक यू।